हेलो एवरीवन, मैं सोनू त्यागी और जैसा कि हमारी आज की क्लास इंग्लिश की क्लास बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आप एक मैथ्स की क्लास अटेंड कर चुके हैं और अभी हम इंग्लिश को पढ़ेंगे अगले 2 घंटे की। इंग्लिश के अंदर इन एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंग्लिश में अभी हम देखेंगे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एसएससी या सिर्फ बैंकिंग की नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम की देखिए। इंग्लिश अगर आप एसएससी के लिए पढ़ते हैं या इवन अगर आप बैंकिंग के लिए भी पढ़ते हैं या अगर आप यूपीएससी और यूपीएससी के अंदर मैं पर्टिकुलरली अगर आपको बताऊं कि आप सीडीएस का अगर एग्ज़ाम देते हैं या एनडीए का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, देखिए इंग्लिश इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है। इस कॉमन इंग्लिश का ही एक इंट्रोडक्शन आज हमने देखना है कि हमने क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाती हैं, कितना टाइम आपको लगना चाहिए कंप्लीट सिलेबस को कवर करने में, कितना टाइम आपको लगना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर उस कंप्लीट चीज़ों को कवर करने के लिए, और कितना टाइम आपके पास रहेगा एग्ज़ाम में, और कितना टाइम आप इंग्लिश से सेव कर सकते हैं। ये इंग्लिश फॉर बैंकिंग, फॉर एसएससी, सबका थोड़ा सा ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। अगर मैं एक जनरल सा फॉर्मेट आपको बताऊं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा फोकस आपका वोकैब के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, जो आपकी वर्ड मीनिंग्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, जब आप बैंकिंग की बात करते हैं, बैंक के अंदर एसबीआई या आईबीपीएस, पीओ या क्लर्क, इन एग्ज़ाम्स की अगर आप बात करते हैं तो आपका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा आप बैंकिंग के एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी और यूपीएससी के अंदर अगर आप सीडीएस या एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं या उनकी अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश कॉमन है, वही ग्रामर आती है, वही वोकैबलरी आती है जो आप यहाँ पर अभी हम शुरू करेंगे, कवर करेंगे। मैं आपको पूरा स्कोप बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इन एग्ज़ाम्स के अंदर। देखिए इंग्लिश किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्ज़ाम, 3 ही चीज़ें आपने पढ़नी है। पहला, ऑब्वियसली बात है, आपको ग्रामर पढ़नी है। दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका वोकैबलरी का, और जो तीसरा सेक्शन है जो आपने पढ़ना है, जो आपको आना चाहिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो रीडिंग सेक्शन है आपका। कंप्लीट इंग्लिश, चाहे वो बैंकिंग के लिए हो, चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे वो किसी भी फर्दर एग्जाम के लिए हो, यही आपका ओवरऑल एक स्कोप है। आप ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर का पूरा सिलेबस अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास हमारी बेसिक्स की है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपने यहाँ पर कवर करना है, पढ़ना है, सीखना है कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है। तो ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। वोकैबलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कितनी ज़रूरी है वोकैबलरी, या कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स की। आप ओवरऑल देखिए, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी के टीयर 1 एग्ज़ाम में, जो लेवल 1 या टीयर 1 एग्ज़ाम है, उसके अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, और जिनकी वेटेज 50 मार्क्स की होती है। नाउ आउट ऑफ दीज 50 मार्क्स ये तीनों सेक्शन कितने में डिवाइडेड हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसका भी डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। तो ये बेसिक, ये सारी चीज़ें हैं। एक इन 50 मार्क्स का डिवीज़न अगर मैं जनरल से आपको बताऊं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि ये जो ओवरऑल 50 मार्क्स हैं ये कैसे बटे हुए हैं, कितने मार्क्स यहाँ पर ग्रामर में आते हैं, कितने मार्क्स आउट ऑफ दीज 50 वोकैबलरी के अंदर चाहिए, कितने मार्क्स आपको रीडिंग सेक्शन में यहाँ पर चाहिए। एक फेयर डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको पता रहे कि आपकी एनर्जी जो भी आप अब लगाने वाले हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आप सब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम में आप सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, सीपीओ का एग्जाम आपका आएगा, सीएचएसएल आएगा। आउट ऑफ दीज 50, और ये एक जनरल वेटेज है जो लगभग हर एग्जाम पे अप्लाई होती है, आउट ऑफ दीज 50, 25 to 35
एंड यस वी मीन इट। मैं अभी आपको एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वेटेज है। यहाँ पर 25 to 35 मार्क्स की जो वेटेज है वो सिर्फ वोकैबुलरी की है। और ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ आपको एसएससी के टीयर 1 एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ टीयर 1 एग्ज़ाम के बारे में। टीयर 1 एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी वोकैबुलरी है वो 25 to 35 मार्क्स। कई बार बच्चे देखते हैं कि 25 to 35 मार्क्स, सिनोनिम एंटोनिम तो एक या दो ही पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी मतलब सिर्फ सिनोनिम या एंटोनिम नहीं होता। वोकैबुलरी का मतलब सिनोनिम या एंटोनिम के अलावा भी है, जहाँ पर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखते हैं, जहाँ पर आप इडियम फ्रेजेस भी देखते हैं, जहाँ पर आप जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, प्रोवर्ब्स भी हैं जो कभी कभी आते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनपुट दूंगा कि ग्रामर के अंदर क्या आप क्या पढ़ें और ग्रामर में आप क्या देखें, कहां से आप शुरू करें ग्रामर में। एक जनरल सा फेयर सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। ग्रामर के अंदर हमारे पास टॉपिक्स कितने हैं। आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, आपको सारा स्टडी मटेरियल साथ में मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपके डाउट जो भी आपके पास आएंगे वो सब डिस्कस किए जाएंगे। जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, इफ़ यू विश यू कैन मेक सम नोट्स, रफ नोट्स आप बना सकते हैं। टॉपिक आपने वैसे भी सारे कवर करने ही हैं। ग्रामर के अंदर नाउन्स, प्रोनाउंस, ये दो टॉपिक हैं। जनरली वी स्टार्ट विद दीज टू टॉपिक्स। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आप एक पेयर में गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप शुरुआत करते हैं, आप ग्रामर की शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, तो आप नाउन और प्रोनाउन से शुरुआत कर सकते हो। आप नाउन पढ़ें और नाउन के बाद आप प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ें, इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनसे नहीं शुरुआत करनी, कोई और टॉपिक ग्रामर का ही, डेफिनेटली आप वर्ब्स के साथ शुरुआत कर सकते हो। जब आप वर्ब से शुरुआत करोगे तो वर्ब के बाद आप साथ साथ आप टेंस पढ़ सकते हो। टेंस पढ़ोगे साथ साथ आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ सकते हो। कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके साथ साथ ही आप एक्टिव पैसिव पढ़ सकते हो। देखिए ये कॉन्टिन्यूएशन में है। ये टॉपिक्स हैं जो चारों एक साथ कवर हो जाएंगे। चारों टॉपिक एक साथ कॉन्टिन्यूएशन में है। अगर आपको वर्ब आ गए हैं तो आपको टेंस समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक और छोटा टॉपिक जो वर्ब और टेंस के साथ साथ ही आप कवर कर लेंगे, दिस इज मोडाल्स और मॉडल्स। ये भी टॉपिक इनके साथ ही कवर हो जाएगा। तो वर्ब हो जाएगा आपका, टेंस हो जाएगा, कनेक्टिविटी है, टेंस आ जाएंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस साथ में कवर हो जाएंगे। बहुत दिक्कत रहेगी अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पता होगा। देखिए सिक्वेंसिंग होती है चैप्टर्स की अपने आप में। अब कोई आपको बोले कुछ भी पढ़ लो, मैं आपको बोलूँ नाउन पढ़ लो, नाउन के बाद कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लो, फिर प्रोनाउन पढ़ लो, फिर टेंस पढ़ लो, नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, प्रॉब्लमेटिक रहेगा। एक जो फ्लो बनेगा टॉपिक्स का वो नहीं बन पाएगा। तो वो फ्लो यहाँ पर बनेगा। आप वर्ब से शुरू करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद आप टेंस करें, फिर कंडीशनल करें, फिर एक्टिव पैसिव करें, मॉडल्स भी साथ में कवर हो जाएंगे। ये कर सकते हैं। इनके अलावा व्हाट कैन बी डू इज आप एडजेक्टिव्स के साथ शुरू कर सकते हैं। एडजेक्टिव करेंगे तो उसके साथ साथ आपका एडवर्ब भी हो जाएगा। ये दो टॉपिक आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक इन क्विक फ्लो। इसके बाद टॉपिक बचते हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वो सब आप कर सकते हैं। तो ये एक साइकिल, एक फ्लो जो होता है वो आपका बनना चाहिए। रैंडम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट आप करके उठा करके पढ़ना शुरू कर दें। जनरली जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स करते क्या है, कोई भी मार्केट से बुक खरीदते हैं या आपको कोई बुक दे दी जाती है, बुक के अंदर जो पहला टॉपिक और पहला पन्ना होता है वो हम उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग एंड एज्यूमिंग कि बस पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ लेंगे। डोंट डू दैट स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं है कि जो बुक जो कंपाइल की गई है, जो उस बुक के ऑथर की जो सोच थी वो आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के साथ मैच करेगी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। आप टॉपिक अपना सेलेक्ट करें, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप प्रेपोजिशंस के साथ शुरू कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में होना चाहिए कि इसके बाद क्या, जब तक वो एक क्विक फ्लो नहीं बनेगा ना, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं बनेगा ना पढ़ने का, तब तक ये चीज़ें थोड़ी सी इनकम्प्लीट रहती हैं। और क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, या तो आती है सारी या तो नहीं आती है सारी, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है।
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का फ्लो नहीं होता। बाकी टॉपिक्स के अंदर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन नहीं होते। यहाँ पर तो सारी इंग्लिश आती है। जो नाउन में आएगा वो जब आप प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ोगे, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन के अंदर भी नाउन तो कहीं ना कहीं होगा। और सवाल ये भी है कि व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर एग्जाम के अंदर नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रेपोजिशन और नाउन और टेंस और एडजेक्टिव और एडवर्ब और प्रेपोजिशन। आपको खुद ही समझना पड़ेगा सारा सेंटेंस देख करके कि मैं कौन से रूल्स अप्लाई करूं। तो अगर मैं आपको एक फेयर डिस्क्रिप्शन सिर्फ सिलेबस का दूं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा पहले वोकैबुलरी के साथ, क्योंकि वैल्यू और वेटेज के हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि 50 मार्क्स का जो डिवीज़न है, ये 50 मार्क्स का डिवीज़न यहाँ पर 25 to 35 मार्क्स जो हैं ये वोकैबुलरी के हैं, 10 to 12 मार्क्स जो हैं ये ग्रामर के हैं, अराउंड 8 to 10 मार्क्स जो हैं ये आपके रीडिंग सेक्शन के हैं। ये आपका एक जनरल डिवीजन ऑफ मार्क्स है इंग्लिश के टोटल 50 मार्क्स का। और माइंड इट केयरफुली, जब हम टीयर 1 की बात करते हैं तब ये ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं होता। जब आप मेंस की बात करते हैं, मेंस के अंदर ये सारा जो इसका डिवीज़न है ये चेंज हो जाता है। तो अभी तो आप टीयर 1 की तैयारी करेंगे क्योंकि सीपीओ का भी टीयर 1 आएगा दिसंबर में, और सीजीएल मार्च में, और जो सीएचएसएल है वो भी लेटर ऑन जब वैकेंसी आएगी उसके बाद अनाउंस होगा। तो क्योंकि आउट ऑफ दीज 50 सबसे ज़्यादा वैल्यू ही वोकैबुलरी की है, तो आपके जो इनिशियल एफर्ट्स हैं और जो आप शुरुआत कर रहे हैं वो भी आपकी वोकैबुलरी के साथ होने चाहिए। तो आई वुड लाइक टू गिव इट ए स्टार्ट विद वोकैबुलरी, थोड़ा सा कि वोकैब के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है और आपको कैसे और कहाँ से क्या पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है। जब मैं वोकैबुलरी के साथ शुरुआत करूँगा, मिसकंसेप्शन मतलब एक गलत धारणा जो एक छोटी सी बनी हुई है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि वोकैबुलरी का मतलब सिनोनिम्स याद करो, एंटोनिम्स याद करो, वन वर्ड याद करो, अलग अलग चीज़ें। ये सही बात है कि एग्जाम्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अलग से पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, लेकिन बिलीव मी स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपको अलग अलग से याद नहीं करने होते कभी भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको याद नहीं करने होते हैं, क्योंकि वी हैव ए प्रोसीजर। अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई, मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर लेज़ी, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि हाँ जी हमें पता है, लेज़ी का मतलब आलसी होता है। दूसरा वर्ड मैं आपको यहाँ पर दे दूं कि भाई एक जगह मैंने ये लिखा एक्टिव, तो एक्टिव का मतलब भी आप जानते हो, एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, जो फुर्तीला हो, तुरंत एक्शन लेने वाला हो, वो एक्टिव है। अब क्योंकि आपको लेजी का भी मतलब पता है, आपको एक्टिव का भी मतलब पता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये याद करें कि भाई ये एंटोनिम है। व्हाट वी नीड टू नो, जानना क्या है, आपको सीखने हैं वर्ड मीनिंग्स। देखिए ये पढ़ना है, हमें पढ़ने होते हैं वर्ड मीनिंग्स। बहुत सारी किताबों के अंदर दिए होते हैं, सिनोनिम्स अलग हैं, एंटोनिम्स अलग हैं, वन वर्ड अलग हैं, इडियम्स अलग हैं, फ्रेजल वर्ब अलग हैं, और प्रोवर्ब अलग हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स अलग हैं, और बच्चे उनको देख करके डरते रहते हैं, भाई अभी तो सिनोनिम ही हुए हैं, अभी तो एंटोनिम बाकी हैं। आप ऐसे मत पढ़िए उस चीज़ को, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और अलग अलग से करते करते फिर आपको वही वर्ड सिनोनिम्स में दिखेंगे, वही एंटोनिम में। आप वर्ड मीनिंग याद करें। सिनोनिम्स भी अगर आप वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, सिनोनिम ऑब्वियसली साथ में कवर होंगे, एंटोनिम ऑब्वियसली साथ में कवर होंगे, स्पेलिंग एरर कवर नहीं होगी अगर आप वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं, अगर आप एक्टिव पढ़ते हैं। अब जो तरीका हम डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर लेजी वर्ड देखा, आपको पता है इसका मीनिंग, लेजी मतलब क्या होता है भाई, आलसी होता है, तो आप ये देख करके इस वर्ड को छोड़िए मत। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू। जनरली बच्चे करते क्या, इस वर्ड को देखेंगे, भाई ये तो मुझे आता है, मैं इसको क्यों पढूं। अरे ये तो आता है, लेकिन इसका कोई तो ऐसा सिनोनिम होगा जो आपको नहीं आता होगा। अब छोड़िए मत इसको,
ये आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इसको डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो डू दैट। जब आप देखेंगे डिक्शनरी में अगर इस वर्ड को, तो आपको शायद ये वर्ड भी मिलेगा, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हों। इंडोलेंट मतलब आलसी ही होता है। और भी वर्ड मिल सकते हैं जिनका यही मतलब हो, लेजी, आलसी। इससे कुछ रिलेटेड वर्ड मिल सकते हैं। सो डोंट स्किप वर्ड्स कि आप लेजी आया तो आप सोच करके कि ये तो मुझे मालूम है, मैं इसको मीनिंग नहीं देखूंगा, या एक्टिव आया तो मैं तो इसका मीनिंग जानता हूँ, आई विल नॉट सी इट। नहीं, आप इनको सर्च करें। लेजी मालूम है, इंडोलेंट नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है कि जब इंडोलेंट सामने आएगा तभी आप उसको पढ़ेंगे। इवन फॉर सिंपल वर्ड्स यू मस्ट चेक योर डिक्शनरीज एंड देन राइट देम डाउन। आप कहीं पर उनके नोट्स बनाएं। अब सवाल ये कि कितने वर्ड पढ़ेंगे, कितने सिंपल वर्ड हमें आते हैं, क्या दिखने वाले हर एक वर्ड का मतलब देख लें, क्या वर्ड को भी देख लें, मीनिंग को भी देख लें, वोकैब को भी देख लें, सिनोनिम, इन सारे शब्दों का भी मीनिंग डिक्शनरी में देखना शुरू करें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देन एक क्वेश्चन कम्स, तो कहाँ से? ये सारा कंसेप्ट बताएगा कौन सा वर्ड पढ़ना और कौन सा वर्ड नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल आपके पास एक बहुत ही फेयर सा कंसेप्ट है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स ये ही आपका बेस्ट सोर्स है चीज़ों को पढ़ने का या वोकैबलरी को पढ़ने का। कोई बोले कि मैं डिक्शनरी याद कर लूँ, ए से लेकर जेड तक उसको पढ़ना शुरू कर दूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किताबों में जिस तरीके से दिए हुए हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको 1000 बुक्स मिल जाएंगी वोकैबलरी पढ़ने की, वर्ड मीनिंग्स के लिए, क्या वो सही हैं? मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो सारे के सारे खराब हैं, पर जिस तरीके के सीक्वेंस में वो दिए हुए हैं कि ए वाले वर्ड सारे लिख दिए, फिर बी वाले वर्ड सारे लिख दिए, सी वाले, आप पढ़ के देख लें, आप यू विल गेट कंफ्यूज्ड। उन्होंने लिखा होगा एब्डिकेट आपको, और वहाँ पे एब्जोर लिखा होगा, वहाँ पे एबोमिनेबल लिखा होगा, वो सारे ए वाले वर्ड चलते रहेंगे, ए और बी से शुरू होने वाले, आपको लगे तो सब एक जैसा चल रहा है। मैं पूछूंगा आपसे एब्डिकेट, आप बताएंगे एब्जोर का मीनिंग। कोई पूछेगा एब्जेक्ट, आप बता देंगे एब्डिकेट। आई एम नॉट सेइंग ऑल द बुक्स आर रॉन्ग, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। आप ऐसे ना करें उनको। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द बेस्ट सोर्स। पहला, मैक्सिमम रिपीटिशन होता है। जो इसका लॉजिक है, जो इसका कारण है, वो ये कि मैक्सिमम रिपीटिशन होता है, एटलीस्ट वोकैबलरी में तो होता है। हालांकि होता तो ग्रामर में ही है, ग्रामर में भी है, एक ग्रामर के क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार रिपीट हुए हैं। होता तो पैसेजेस में भी है, होता तो क्लोज टेस्ट में भी है। जिन लोगों ने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं वो शायद इस बात को एग्री भी करेंगे, जिन्होंने नहीं दिए हैं उनको थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट हो सकता है। बट जो बेस्ट सोर्स है आपका कि आप वर्ड मीनिंग्स कहाँ से पिकअप करेंगे, कौन से वर्ड देखने चाहिए, कौन से किस टाइप के वर्ड आने चाहिए, कौन से यू कैन लीव, वो यहाँ से आप देखें, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें। मैक्सिमम रिपीटिशन होता है। आई कैन से इट टू दिस एक्सटेंट कि 80% तक की वोकैबलरी किसी भी एग्जाम में अगर आती है, एंड आई मीन इट, किसी भी एग्जाम में, बी इट एसएससी और एसएससी का कोई भी प्री या मेन, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, या इवन बैंक और सीडीएस और एनडीए और अदर एग्जाम्स, 80% तक की वोकैबलरी रिपीट होती है। अब रिपीटिशन कहाँ से? यहाँ से, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कितने, कब से? पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, या पिछले 25 साल या 40 साल, जब से एसएससी लगातार पेपर ले रहा है। 40 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो 42 से 40 साल हो चुका है। तो कब से? आपको पिछले सिर्फ 4 या 5 साल कवर करने हैं। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आप 80% वोकैबलरी रिपीट होगी वहाँ से। बट द पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि ये वोकैबलरी आपने कैसे कवर करनी है। जनरली आप जो क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड पूछा गया कहीं पर, मैं बहुत ही सिंपल सा कोई वर्ड यहाँ पर लिख दूँ, लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पर रेस्ट, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और सिनोनिम पूछ लिया है,
सिनोनिम पूछने का मतलब है यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो स्टेटमेंट दी जाती है क्वेश्चंस की, यू मस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट एज वेल। स्टेटमेंट जो होती है क्वेश्चन की वो होती है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस फाइंड आउट द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इन चारों में से वो बताइए जो इसका सबसे ज्यादा नजदीकी है। वो नहीं पूछते सिनोनिम्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो नहीं बोलते सिनोनिम्स बताओ, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नहीं बोलते हैं। सीडीएस एनडीए के एग्जाम्स के अंदर वो लिखते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में वो नहीं बोलते सिनोनिम्स बताओ। जैसे इस गिवन वर्ड का इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग बताइए। ये मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि हो सकता है इसके 2 सिनोनिम यहाँ पर लिख दिए जाएं, और ये भी हो सकता है कि इसका एक भी सिनोनिम यहाँ पे ना लिखें। इसलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे सिंपल वर्ड्स को छोड़े ना। अब जनरली क्या होगा, यहाँ पर रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट वर्ड को देखते ही आपको लगेगा हाँ मुझे तो मालूम है, वर्ड मीनिंग तो मुझे पता है रेस्ट का मतलब। लेकिन फिर भी आप इसको डिक्शनरी में एक बार चेक करें। जब आप डिक्शनरी में चेक करेंगे आपको हो सकता है कोई सिनोनिम मिल जाए इसका, हो सकता है इसी वर्ड का कोई नया मतलब मिल जाए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, सिंपल से वर्ड्स हैं ऐसे जो आप जानते हो। बेसिक मीनिंग रेस्ट करना मतलब रिलैक्स होना भी होता है, रेस्ट मतलब बचा हुआ भी होता है। कि मैं बोलूँ रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक मतलब बचा हुआ, द रिमेनिंग पार्ट। तो वहां पर कौन सा कंसेप्ट दिया हुआ है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस विच इज मोस्ट नियर इन मीनिंग। सिनोनिम्स नहीं है, हालांकि हमें पढ़ने हैं सिनोनिम्स, हमें पढ़ने हैं रिलेटेड वर्ड्स, हमें पढ़ने हैं वर्ड मीनिंग्स, एंटोनिम अपने आप कवर हो जाएंगे। हमें पढ़ने हैं वर्ड मीनिंग्स, आपको मालूम होगा आपसे स्पेलिंग एरर भी पूछी जाती हैं तो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो ये डिस्कशन था कि आपका बेस्ट सोर्स क्या है। तो बेस्ट सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स। पिछले 4 से 5 साल के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग्स आए हैं, पूछे गए हैं, उन्हें आप कवर करें, वहाँ से आपका मैक्सिमम कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि आप वोकैबुलरी के अंदर आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वोकैबुलरी में से। बिल्कुल सिनोनिम्स या रिलेटेड वर्ड्स पूछे जाते हैं हमसे। एंटोनिम्स या ओपोजिट या विलोम शब्द जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, वो पूछे जाते हैं आपसे। स्पेलिंग एरर ये भी पूछी जाती हैं। अब देखिए जब आप सिनोनिम्स याद करेंगे या आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे, और इसीलिए मैं इस चीज़ को हमेशा एम्फसाइज करता हूँ इस बात पर कि जब भी आप वर्ड मीनिंग्स पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, इवन इफ़ यू आर फॉलोइंग ए बुक और नोट्स, किसी के दिए हुए नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं या कोई भी आपका सोर्स है, आप लिखें उन्हें ज़रूर। आप अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को वंचित कर रहे हो, आप डिप्राइव कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को। क्योंकि देखिए स्पेलिंग एरर का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, अलग से नहीं है। आप वर्ड मीनिंग पढ़ें, उन्हीं वर्ड मीनिंग जो आपने याद किए हैं उन्हीं की स्पेलिंग पूछी जाती है। फिर आपको लगता है यार वर्ड तो याद है, मतलब भी याद है, स्पेलिंग का कहाँ है, स्पेलिंग पर आपने फोकस नहीं किया पहले। तो ये जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें चीज़ों का, आप लिखें जरूर इन चीज़ों को। तो स्पेलिंग एरर, इसके बाद इडियम्स या मुहावरे जो आप जानते हैं। मुहावरे या इडियम्स होते क्या हैं, एक तो ये बेसिक आइडिया आपको पता होनी चाहिए, व्हाट आर इडियम्स, कि मुहावरे क्या होते हैं। इडियम्स या मुहावरे का मतलब है किसी भी बात को बोलने का एक इनडायरेक्ट तरीका, इनडायरेक्ट, एक कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का जो एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करता है, और ये मीनिंग इनडायरेक्ट होता है। द मीनिंग इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे, अब देखिए हिंदी के बहुत सारे मुहावरे आप लोगों ने सुने होंगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या ईद का चांद हो जाना, या 9 2 11 हो जाना,
या गई भैंस पानी में, ऐसे बहुत सारे हिंदी के मुहावरे हैं, आप सब जानते हैं, हम यूज़ भी करते रहते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कंसेप्ट सिर्फ इतना है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इन सब का मतलब पता होता है, बहुत जनरल से है ना। आपके सामने अभी कोई आकर के बोलेगा कि यार ये तो गई भैंस पानी में, यू नो द मीनिंग, मतलब क्या है कि जो मुद्दा है, वो जो एजेंडा था या मुद्दा था या बात थी वो बिगड़ गई है, अब नहीं वापस आने वाली है। आप किसी को कुछ बता रहे हैं और आपको कोई आकर के बोले इसके सामने बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, आप समझ जाओगे मीनिंग, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे हिंदी के शब्द हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो वी कैन अंडरस्टैंड देम ईजिली। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है और इतना फ्रीक्वेंट यूज में नहीं है मोस्टली लोगों के। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तब तो अच्छी बात है, तब तो ऑब्वियसली बात है, यू विल अंडरस्टैंड दैट, बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए वो उतने फ्रीक्वेंट यूसेज का हिस्सा नहीं है, इसलिए गलती ये करते हैं कि उसके शब्दों से डायरेक्ट मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि मतलब डायरेक्ट होता नहीं है, इनडायरेक्ट हैं, याद करने पड़ेंगे। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा ईडियम्स के जो आपको याद करने हैं। कहाँ से याद करने हैं, सोर्स मैंने आपको पहले ही बताया, सोर्स आपके पास है प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहीं से आप ईडियम्स याद करेंगे। हम भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर वाले भी कवर्ड होंगे और उसके अलावा भी जो एडवांस उसमें ज़रूरी हैं वो भी कवर होंगे, वो भी आपको बताए जाएंगे। इसके बाद जो कंसेप्ट हैं ईडियम्स के अलावा, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर आपसे इन्हीं शब्दों की, जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं या स्पेलिंग्स आपने पढ़ी हैं, इन्हीं की डेफिनेशन पूछते हैं आपसे। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग या ये धारणा ना बनाएं अपने माइंड में कि आपको बहुत सारे मतलब अलग अलग चीज़ें याद करनी है, कि आपको सिनोनिम याद करने हैं, एंटोनिम, वन वर्ड, ये सब नहीं, आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करने हैं। जब वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो सिनोनिम्स कवर होंगे, उसी टाइम पर वर्ड मीनिंग याद होंगे तो एंटोनिम भी कवर होंगे। मैं कभी इस बात को सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी वर्ड का मीनिंग पढ़ें और साथ साथ एंटोनिम पढ़ें, मत पढ़ो साथ में एंटोनिम, ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? कि अगर आपको मालूम है किसी वर्ड का मतलब और किसी दूसरे वर्ड का मतलब, और अगर वो क्लैश करेगा मीनिंग तो अपोजिट होगा। एक बहुत ही जनरल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। एक वर्ड है, एग्जाम में एक दो बार आया भी है, आर्केन। आर्केन, आर्केन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, वही आर्केन है। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए एसएससी की वैकेंसी आते हैं तो लगभग सबको पता होता है, जो भी कंपिटिटिव फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है। हम टीचर्स, हमें भी मालूम होता है कि एसएससी की वैकेंसी आई है। बहुत सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के ऐसे भी हैं जिनमें 1, 2, 3, 4 वैकेंसी आती हैं जिनका किसी को पता ही नहीं चल पाता। चलता है तो डिपार्टमेंट वालों को या उनके घर वालों को, जो वहाँ पे भर्ती हो भी जाते हैं, लग भी जाते हैं, फिर आम जनता को तो पता चलता ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी वैकेंसी जो आती हैं और वो आकर के चली जाती हैं, नोबडी नोज, आर्केन। तो एज ए सेंटेंस में यूज करूं, a lot of vacancies are still arcane for us, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कल को गवर्नमेंट का कोई फलाना डिपार्टमेंट आकर के अपनी 2 वैकेंसी निकाल देगा। वो नोटिस जो निकालेंगे वो भी ऐसा नहीं होता कि आप उस नोटिस के उसमें आ पाए। जनरल अवेयरनेस नहीं होगी। और जिन जनरल वेबसाइट्स जो आप लोग फॉलो करते हैं या हम लोग फॉलो करते हैं वैकेंसी अपडेट्स जानने के लिए, वो भी उनको ज़्यादा अपडेट नहीं करते क्योंकि उनको पता है वैकेंसी 1 है या 2 है, तो वहाँ से भी आपको वो अपडेट शायद ना मिले। तो दीज थिंग्स आर आर्केन बिकॉज वी हार्डली कम टू नो अबाउट देम। शायद ही हमें उनके बारे में पता चलता है, आर्केन है। एक दूसरा है, अभी सीजीएल की वैकेंसी आई, आपको पता है, मुझे भी पता है, पता नहीं कितने लोगों को और पता है। सीपीओ आया, आपको पता है, सबको पता है, सारी जनता को पता है, जो एसएससी का नाम जानता है उसको पता है सीजीएल सीपीओ चल रहा है। और उसके लिए हमने बैच भी ये लॉन्च किया इसीलिए ताकि आप इसको कवर करें। तो ये तो बहुत कॉमन सा हुआ ना। अब आपको पता है कि सीजीएल की वैकेंसी जो है ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी ऐसे जो बहुत आर्केन है। तो ये दोनों अपोजिट हुए ना। आर्केन मतलब
नॉट नोन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिस चीज़ का बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आर्केन। और जिस चीज़ का बहुत सारे लोगों को पता है वो कॉमन। तो हुआ ना ऑपोजिट, आपको अलग से नहीं याद करना पड़ेगा। कॉमन है या पॉपुलर है या जनरल है या नोन है या रिनाउंड है, इस तरीके के वर्ड इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। आर्केन है, हिडन है, मिस्टीरियस है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बट व्हेन यू विल सी दिस वर्ड, कब? जब आप वोकैबुलरी देखोगे, जब आपके सामने अगर ये वर्ड कहीं पर आए तो आप इसका मीनिंग चेक करेंगे डिक्शनरी में, तो आप इसका मीनिंग लिखें, एक दो सिनोनिम लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें। जब आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आप इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी आपको। एटलीस्ट यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ आपने कहीं पर लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में वोकैबुलरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब यही वर्ड है आर्केन, आर्केन का सिनोनिम होता है मिस्टीरियस। आर्केन का अगर मैं आपको सिनोनिम बताऊं, आर्केन का अगर मैं आपको सिनोनिम बताऊं तो आर्केन का सिनोनिम होता है मिस्टीरियस। आर्केन का ही सिनोनिम होता है एजोटेरिक। एजोटेरिक तो ये आर्केन के सिनोनिम है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को सर्च करोगे डिक्शनरी में, जब आप इनके नोट्स बनाओगे, तब आपको आर्केन की डेफिनेशन भी तो एक देखनी पड़ेगी ना। भाई बेसिकली है क्या? अगर मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि आर्केन है, तो मैंने आपको डेफिनेशन दी है पहले कि कोई भी चीज़ जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, आप उस डेफिनेशन को लिखें, आपका वन वर्ड तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया। अक्सर डिक्शनरीज के अंदर वो एक डेफिनेशन दी जाती है, बट पीपल आर लुकिंग फॉर सिनोनिम्स ओनली, पीपल आर लुकिंग फॉर एंटोनिम्स ओनली। आप लोग तो ध्यान देते हैं सिनोनिम्स पर, आप तो ध्यान देंगे बस एंटोनिम को। डेफिनेशन तो आप पढ़ के छोड़ देंगे कि ये तो समझने की नहीं थी, और वही आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। जब आप प्री का पेपर देंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं टीयर 1 के अंदर, मतलब 4 या 6 नंबर का कंसेप्ट है। और जब मेंस का पेपर देंगे सीपीओ या सीजीएल का, तो वहां पर ये आएगा 10 मार्क्स का। मैं सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, 10 मार्क्स का। तो आप देखिए एक वेटेज है। वो डेफिनेशन जो आप देखते हैं डिक्शनरी में कहीं पर भी वो इलेबोरेट करके लिखा होता है, आप उसका नोट्स बनाए ना, आप उसके नोट्स बनाएंगे, आप उसको लिखेंगे, आपकी एक पर्सनल डिक्शनरी बननी चाहिए। और अगर ऐसी बनेगी तो वो ही आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। एक और चीज़ मैं आपको, एक मिथ मैं आपका, बिफोर वी गो डीपर इनटू दीज थिंग्स, मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग कराने शुरू करूं, वर्ड मीनिंग याद करने के तरीके। अभी देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इसके अंदर। अभी मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो कि अभी बाकी है, अभी और भी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद आएगा कि हमने सोर्स भी डिस्कस किया, कहाँ से याद करें, प्रीवियस ईयर पेपर। अब इसके बाद आएगा तरीका कि कैसे कैसे नोट्स बनाएं। उसके बाद आएगा कि याद कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 25 to 35 मार्क्स की प्री के अंदर, टीयर 1 के अंदर। और टीयर 2 को अगर मैं जोड़ दूं इसके अंदर तो 30 to 40 मार्क्स। एक बार फिर से बिल्कुल डायरेक्टली 30 to 40 मार्क्स यहाँ पर टीयर 2 के अंदर। तो आप देख रहे हैं वेटेज कितनी ज़्यादा है। अराउंड 70 मार्क्स की आप तैयारी कर रहे हैं। तो अराउंड 70 मार्क्स की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको तो कंप्लीट वो नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलनी पड़ेगी, हर चीज़ को कवर करना पड़ेगा राइट फ्रॉम डे 1। आज से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक सेपरेट नोटबुक डेडिकेट करनी पड़ेगी वोकैबुलरी के लिए। आप बनाइए, उस पर लिखिए, और मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू एंड फॉर एनीवन कि आप उसको डेली रिवाइज कर सकें। शुरुआत में तो शायद कर भी पाएंगे, क्योंकि जो स्टफ़ होगा वो थोड़ा कम होगा। मैं भी अपनी हर क्लास में आपको वर्ड मीनिंग कराता रहूँगा। यहाँ पर भी स्टफ़ इन द बिगनिंग थोड़ा सा कम रहेगा, बट ग्रेजुअली जब आपको वो भर जाएगा, और जिन लोगों ने पहले तैयारी की है तो शायद ऐसा किया भी होगा, जब आपकी नोटबुक्स भरनी शुरू होंगी तो हम उसको कैसे रिवाइज करें, फिर कैसे करें, मैं आपको उसके भी तरीके बताऊँगा अभी। हाउ टू रिवाइज देम, हाउ टू रिटेन देम, हाउ टू कीप देम इन माइंड। इस प्रॉब्लम से कैसे बचें। और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, एक बार फिर से बात करते हैं उनकी, जो फ्रेशर्स हैं वो तो हैं ही,
और उनको पहले से ही सॉल्यूशन पता हो ताकि वो बाद में ऐसी प्रॉब्लम्स ना देखें। लेकिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार आपके सामने कोई वर्ड आता है, आप एग्ज़ाम देते हैं, मे बी एक मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं या एक्चुअल पेपर आप दे रहे हैं, आपके सामने कोई वर्ड आता है और आपको लगता है तो मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, मैंने देखा है, मैंने याद किया था, याद नहीं आ रहा। रिटेंशन की दिक्कत है, याद नहीं होते हैं। तो वो रिटेंशन वाली जो दिक्कत है ना, वो कैसे दूर होगी, हाउ टू इंक्रीज दिस रिटेंशन और मेमोरी, उसका भी डिस्कशन करेंगे। उसको कैसे बढ़ाओगे? क्या डेली रिवाइज कर सकते हैं? नहीं, मैं सजेस्ट भी नहीं करता और हो भी नहीं पाएगा और आप करोगे भी नहीं। क्या डेली 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दें, 2-2 घंटे पढ़ना शुरू कर दें उसको? आप नहीं कर पाओगे ना, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। वो 2 घंटे नहीं कर पाओगे आप। तो विल सी दैट हाउ एंड वाई। अभी देखिए, मैं सिर्फ अभी वन वर्ड की बात कर रहा था। वन वर्ड का मतलब ये है कि जब आपने आर्केन देखा, आपने इसके ये सिनोनिम देखे, तो आप साथ साथ इसकी डेफिनेशन को भी लिख लें, ताकि जब भी रिवाइज करेंगे आपको डेफिनेशन दिख जाए, ताकि ये वाला पोर्शन इनके साथ साथ ही कवर हो जाए। जब आप ये सब लिखोगे, जब आप मिस्टीरियस लिखोगे, स्पेलिंग वाला पोर्शन भी साथ में ही कवर हो रहा है। आप एजोटेरिक देख रहे हो, सिनोनिम एंटोनिम कवर हो रहे हैं आपका, साथ साथ ये भी कवर हो रहा है। और आप सोचिए, जब आप वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप एंटोनिम भी साथ साथ कवर करें, लेकिन जब आप कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो आप उस टाइम पर 1 सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि अगर ये वर्ड आर्केन है तो ओपोजिट क्या होगा, है ना? अपोजिट क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो एक बार के लिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड कि आपको वो डिक्शनरी में सर्च करें और फिर उनकी लिस्ट बनाएं। एक और गलती से बचिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना मेरे पास अभी डिस्कस करने के लिए ना, इतना कुछ है और ये क्लास पहली ही है। और फिर से मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इतनी सारी बात क्यों कर रहे हैं वोकैबुलरी के लिए, कुछ वर्ड्स लिखवा दो, काम आएंगे हमारे। देखिए, वर्ड्स तो मैं वैसे भी बताऊंगा ही आपको, इस पूरे कोर्स के दौरान पता नहीं कितने वर्ड्स आप पढ़ने वाले हो। इवन इन ग्रामर, विद इन ग्रामर जब मैं आपको सेंटेंसेस कराऊंगा तो उसके अंदर भी आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग देखने वाले हो। बट दिस एडवाइस, दिस पीस ऑफ एडवाइस इन द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स कि आप कैसे करेंगे इसको, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से इन बातों को समझ गए ना, बिलीव मी, आपको ये फिर वोकैब के तो लेक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी ना किसी और की। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस process, if you understand this need of vocabulary, अगर आपको ये समझ में आया ना कि कितनी ज़रूरत है वोकैबुलरी की, तो आपकी आधी तैयारी तो यहीं पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, मैं बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही एम्फेटिकली इस बात को बोलता हूँ अपनी हर क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन भी, कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली बेसिस पर पढ़ें, विच यू कैन नॉट स्किप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डेली। वन इज मैथमेटिक्स, बी इट योर अर्थमेटिक और योर एडवांस, वट एवर यू फील लाइक, वट एवर यूर परस्यूइंग और डूइंग, एंड वन इज वोकैबुलरी। I don't tell this for grammar, I don't tell this for reading section, but I do tell this for vocabulary. अगर आप वोकैबुलरी की तैयारी नहीं करते हैं और आप उसके तैयारी करने के तरीके को नहीं जानते हैं तो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो डेली बेसिस पर, एंड यस आई मीन इट, डेली बेसिस पर वर्ड मीनिंग्स नहीं पढ़ते हैं। आपको ये चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत फिर लास्ट में बच्चे बोलते हैं और आपको देखने को मिलेंगे, और आप में से भी कुछ लोग होंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, कहाँ से याद करें, इतने सारे वर्ड्स कैसे याद हो जाएंगे, हज़ारों हैं, आपने तो 200 करा दिया, आपने तो 500 करा दिया, उनमें से नहीं आया तो, ऐसे बोलते ना कि उनमें से नहीं आया तो, अरे तो भैया उनको करो तो सही। आपकी अप्रोच अगर सही होगी ना तो वो 200 हो या 500 हो, या वो कब वो 500 के 2000 बनेंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। इफ़ यू फॉलो द राइट अप्रोच, एंड द अप्रोच इज दिस। आप ऐसे मत डिवाइड करो कि 400 सिनोनिम करेंगे, 400 एंटोनिम करेंगे, 200 स्पेलिंग करेंगे, 500 इडियम, और ये, अरे आप वर्ड मीनिंग याद करो, आप शब्दों की डेफिनेशन समझो, उनको लिखो, 1-2 सिनोनिम मिलता है वो लिखो। जो गलती मैं यहाँ पर बताने वाला था, द मिस्टेक दैट पीपल कमिट, इसकी एक वर्ड देखा आर्केन, इसके 25 सिनोनिम लिख लेंगे कहीं से देख करके, गूगल पे अवेलेबल है, आप लिखो गूगल पे मीनिंग ऑफ आर्केन, वो पहले ही उसमें जाकर के उसके 25 वर्ड बता देगा।
मिस्टीरियस लिख देगा, एजोटेरिक लिख देगा, वहीं पर फिर आकर के हिडन लिख देगा, क्लैंडरस्टाइन लिख देगा, सरप्टिशियस, पता नहीं फलाना निमका, 70 तरीके के वर्ड इसके साथ लिख देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस माइंड सब नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन बस नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हार्डली वो कभी पढ़े जाएंगे। 25-25 वर्ड लिख लेंगे, साथ में 10-10, 12-12 वर्ड करके नोट्स बना लेंगे उसके, और वो डेफिनेशन नहीं लिखते, डेफिनेशन नहीं लिखते। दे फोकस ऑन सिनोनिम्स एंटोनिम, पता नहीं किसने कहा हुआ है ऐसा, और फिर वो उनको याद कर लेंगे वहां पे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल पुट ए लिमिट। थोड़ी सी अजीब अजीब सी बातें करते हैं कई बार लोग कि डेली के कितने वर्ड मीनिंग याद करूं। कोई बोलेगा 500 कर लो, कोई कह रहे 50 कर लो, कोई कह 10 करूंगा मैं तो डेली के। लिमिट मत लगाओ अपने ऊपर। कोई फाइन पर्टिकुलर डे होगा, उस दिन आप 50, 60, 70, 80 भी कर जाओगे। कोई ऐसा भी दिन होगा जब आप नहीं कर पाओगे। एंड इट इज नेवर एंड नेवर अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट्स, इट इज नेवर अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स, इट इज ऑलवेज अबाउट कि आपने वो वर्ड्स कहाँ से लिए हैं। इट इज ऑलवेज अबाउट कि कितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। यार आपने 100 वर्ड देख लो ना, मैं आपको अभी अगले आधे घंटे के अंदर यहाँ पे 100 वर्ड करा सकता हूँ, और अगर मेरे 100 वर्ड कराने के दौरान आपके दिमाग में ये चल रहा है 50 हो गए, 60 हो गए, 40 और बचे हैं, 30 और बचे हैं, बस बस होने वाला, अरे तो आपकी तैयारी नहीं हो रही है। मैं तो लिखवा दूंगा। आप पढ़ते पढ़ते सोच रहे हैं 50 हो गए, 25 हो गए, 25 और बचे हुए, इसका मतलब यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस, यू आर टेकिंग इट एज ए बर्डन, टेकिंग इट एज ए बर्डन। एंड आई सेड बर्डन अगर बना ना, फिर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बर्डन नहीं होना चाहिए। अब मेरे ये भी एक फैक्ट है कि मेरे लिए ये बात बोलना बहुत आसान है कि एंजॉय द प्रोसेस। अभी वोकैबुलरी याद करना कैसे एंजॉय करेगा यार, आप ही कैसे एंजॉय करोगे। मैं तो बोल दूंगा, और मैं इसलिए भी बोल दूंगा क्योंकि व्हेन आई डू दिस आई एंजॉय द प्रोसेस। व्हाई? द पॉइंट इज कि जब भी मैं वर्ड, मुझे कोई नया वर्ड मिलता है ना, और मिलता है, इसमें कोई मत सोचिएगा, कोई ऐसा नहीं है। इट्स बीन 12 ईयर्स, मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा था, 12 साल से ज़्यादा हो गए मुझे ये सब चीज़ें पढ़ाते हुए, बट आई स्टिल गेट न्यू वर्ड्स। एंड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं बोल सकता कभी भी कि नहीं जी मुझे सारी वोकैबुलरी आ गई। अगर कोई बोलता है कि मुझे सारे आ गए हैं तो मे बी द पर्सन इज फूलिंग द लिसनर। सारे तो किसी को भी नहीं आते यार, ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी के बियॉन्ड है ये संख्या। अगर आप जानना चाहें तो इंग्लिश के अंदर मैं आपको बताऊं 10 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, अराउंड 11 lakhs। कुछ साल पहले तक जो संख्या थी वो 10,64,000 के आसपास थी इंग्लिश के शब्दों की संख्या। एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है 10-12 हज़ार के आसपास की, एक ग्रेजुएट बंदे की। आप में से मोस्टली लोग ग्रेजुएट होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो 10 से 12 हज़ार की कैपेसिटी है हमारे दिमाग की। शब्द हैं 10 लाख, और कोई आके बोले जी मुझे तो सारे याद हैं, नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि जो आपका एरिया है ना, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि डिक्शनरी याद नहीं करनी है, कंप्लीट डिक्शनरी याद नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको राइट सोर्स का पता हो, एंड द राइट सोर्सेस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, जहाँ पर वो वर्ड्स होंगे और वो वर्ड आगे रिपीट होंगे। तो पिन पॉइंट अप्रोच लो, सारी डिक्शनरी याद करने की कोशिश ना करें आप। तो एक होलिस्टिक अप्रोच आप लेकर के चलें। एक न्यू नोटबुक अलग से, इंग्लिश के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा प्रोसेस को। आई एम नॉट सेइंग कि इंग्लिश की सेपरेट नोटबुक, नो, इंग्लिश की बनाओ मत बनाओ, वोकैबुलरी की सेपरेट नोटबुक बनाओ, बहुत काम आएगी। इट्स ए करियर बिल्डिंग प्रोसेस। वोकैबुलरी की एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जिसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी वर्ड्स पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर इंटरनेट पर मिल जाएंगे बड़े आराम से। हो सकता है आपके पास कुछ सैम्पल पेपर वगैरह भी अवेलेबल हो, नहीं है तो आज ही जा करके परचेज मत करना। आई एम नॉट सेइंग दिस कि कर लो, मत करना। इंटरनेट पर हज़ारों अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाते हैं। जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर भी हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वहाँ से देख लेना उनको। बुक्स को इकट्ठा करने से ज़्यादा ध्यान लर्निंग पे और उसकी
कितना एक्टिवली आप उसको करते हैं और कितना आपका अच्छा एंड रेगुलर एग्जीक्यूशन है प्रोसेस का, वो मैटर करता है। पहली क्लास है, एडवाइस इतनी ज़्यादा इसीलिए दे रहा हूँ, आपके कंसेप्ट से ज़्यादा आपको एडवाइस यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस की नीड बहुत ज़रूरी है। वंस यू नो दिस यू कैन क्लियर दिस। इसको देखिए, ये सारी चीज़ें हैं वोकैबुलरी के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, स्पेलिंग एरर आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स हैं। इनके बाद और भी हैं, इनके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स लाइक देखिए REIGN रेन, REIN रेन, RAIN रेन। साउंड तो तीनों का एक जैसा है। फिर उनके लिए अलग अलग नाम भी हैं कि वी कॉल देम होमोफोन्स या होमोनिम्स और अलग अलग चीज़ें हैं इंग्लिश में। इन्हें कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं क्योंकि वो दिखने में एक जैसे होते हैं ना, REIGN लगा दिया या N लगा दिया, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं। अगेन ऐसा नहीं है कि इनको अलग से आप याद करेंगे और अलग से वो बनेगा। आप अगर वर्ड मीनिंग याद करेंगे ना तो सब कवर होंगे, बस इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस अलग से करना जरूरी हो जाता है। बोल तो रेन ही रहे हैं, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। ये रेन तो सब जानते हैं, बारिश। व्हाट इज दिस रेन, REIN, व्हाट इज दिस रेन। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हो व्हाट इज दिस रेन, REIN, बट डोंट चेक डिक्शनरी साइमल्टेनियसली कि आप गूगल पे सर्च करें और फिर आप बताएं। आता है तो तुरंत आप टाइप करके आंसर बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। रेन मतलब लिमिट होता है, कंट्रोल होता है। एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड अगर मैं बताऊं तो लगाम। कोई बदतमीजी से बात करो ना और आप बोलते ना ऐसे, जबान को लगाम दो या जबान पे लगाम लगाओ। ये जो लगाम होती है ना, घोड़ों की लगाम होती है, कंट्रोल होता है, उसी कंट्रोल को रेन बोलते हैं। कंट्रोल है, लिमिट है। और ये वाला रेन REIGN मालूम है तो यू कैन आंसर इजीली। अभी तो कोई आंसर कर नहीं रहा आप में से, ठीक है कोई बात नहीं, पहली क्लास है। अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपसे रेगुलरली ये चीज़ें पूछता भी रहूँगा और आप आंसर करेंगे। आई वुड बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स। यहाँ पर रेन लिखा हुआ है, REIGN। इस रेन का मतलब होता है शासन। यस, हिंदी में अगर बताऊँ तो शासन या रूल। इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, रिजीम। तो हम हर क्लास में वोकैबुलरी को कवर करते रहेंगे। उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप अगर CGL की तैयारी करते हैं, मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं वोकैबुलरी याद करने के तरीक़ों के ऊपर आऊँगा। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी मैंने इतना सारा कुछ बताया है वोकैबुलरी के रिस्पेक्ट में, ये सब कुछ आप 70+ मार्क्स के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप एक नोटबुक, सेपरेट नोटबुक फॉर वोकैबुलरी आप तैयार करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ लें, इकट्ठे करें, इंटरनेट से मिल जाएंगे बड़े आराम से, और वहाँ पर जो वर्ड्स आए हुए हैं उनको और उनके मीनिंग्स और उनकी डेफिनेशंस आप वहाँ पर लिखना शुरू करें विद वेरी फाइन स्पेलिंग्स, सही तरीके से लिखे हुए, सही भाषा में, सही स्पेलिंग के साथ, सही हैंडराइटिंग में, कि आपको समझ में आए। किसी भी दूसरे व्यक्ति के बने बनाए नोट्स फॉलो मत करना वोकैबुलरी के। ये एडवाइस है इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स इन द वेरी बिगनिंग। हो सकता है आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में या घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके अपने बने बनाए नोट्स हों वोकैबुलरी के। डू नॉट फॉलो देम, एंड आई एम सेइंग इट वेरी एम्फेटिकली, बड़े ज़ोर से मैं ये बात बोल रहा हूँ। किसी भी दूसरे व्यक्ति के नोट्स फॉलो मत करना वोकैबुलरी के बनाए हुए, क्योंकि अगर मेरे नोट्स होंगे वोकैबुलरी के तो हो सकता है मैं कुछ ऐसे वर्ड्स स्किप कर दूं
या किसी भी टॉपर के नोट्स होंगे वोकैबुलरी के, हो सकता है वो टॉपर ऐसे नोट्स, ऐसे शब्दों को स्किप कर दे जो उसको लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं, आते हैं मुझे मतलब पता है इस वर्ड का, रेन का मैं नहीं लिखूंगा अपने नोट्स के अंदर, आपको पता है इसका मतलब आप नहीं लिखोगे अपने नोट्स के अंदर इसको, लेकिन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। जो आपका ऑब्वियस है हो सकता है वो मेरे लिए ऑब्वियस ना हो। एक टॉपर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस होंगी ना, आप टॉपर के नोट्स निकाल करके आप सोचेंगे इसने तो यहाँ इन किताबों से पढ़ के, इन नोट्स से पढ़ के ये तो टॉप कर गया तो मैं भी कर लूँ। वोकैबुलरी पे फॉलो मत करना। यू कैन डू दैट इन मैथमेटिक्स, यू कैन डू दैट इन जीके और एनी अदर सब्जेक्ट। मैं अपने सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, यहाँ पर आप वोकैब के अंदर तो कभी ऐसा मत करिएगा। मेक योर ओन नोट्स इन ए वेरी सेपरेट नोटबुक। क्लियर? अभी देखिए, ठीक है, आप बना लोगे वर्ड्स, प्रीवियस ईयर पेपर भी ले लिया आपने, नोटबुक भी बना लिया आपने, वर्ड मीनिंग याद भी करने शुरू कर दिए। व्हाट आर द वेज, तरीके, रिटेन कैसे करेंगे, दिमाग में कैसे रहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करता कि आपकी नोटबुक के अंदर 500 या 5000, वो तो छाप दोगे यार, 5 दिन में 10 दिन में छाप करके रख दोगे, भर दोगे पूरी नोटबुक को, फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो तभी है जब आप अब आज से 4 महीने बाद 5 महीने बाद जब पेपर देने बैठोगे, पेपर के अंदर अगर आपको आता हुआ तो फ़ायदा है, नहीं तो इट इज़ ऑल यूजलेस स्टफ। फिर बाद में बोलोगे कि इतना कह करके करवा दिया, आया तो इसमें से एक भी नहीं, और जो एक आया वो मेरे को नहीं आया, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? बहुत ज़रूरी है वेज, तरीका। तरीके कई सारे हैं वर्ड मीनिंग याद करने के। द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी अपने आप में एक वर्ड है और वर्ड मीनिंग याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। कुछ लोग आप में से जानते भी होंगे, पढ़ा होगा, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा। दिस इज स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स, स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स या वर्ड रूट्स, वट एवर वी कॉल देम। मतलब शब्दों को उनकी जड़ों के साथ पढ़ना, जड़ों से पढ़ना। अब जड़ों से कैसे पढ़ना? पेड़ थोड़ी है कि जड़ें पढ़ लें उसकी जाकर के हम। पढ़ने का मतलब यह है शब्द भी जो बने हुए ना, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया 10 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, तो क्या 10 लाख से ज़्यादा शब्द ऐसे मतलब हमेशा से हैं? नहीं जी, रोज़ बनते हैं। यस, ध्यान रखिएगा, वोकैबुलरी जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। वर्ड्स बनते रहते हैं और पुराने होते रहते हैं, फिर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं और बनते रहते हैं। हर साल नए वर्ड्स बनते हैं, हर महीने में बनते हैं, जो यूज़ में आते हैं, लोग यूज़ करते हैं, पॉपुलर होते हैं, कुछ बेचारे पॉपुलर भी नहीं हो पाते हैं, पर वर्ड्स हैं, बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, कौन बनाता है, बनाने का सर्टिफिकेशन कौन देगा, और वो सारी प्रोसेस के बीच में नहीं जाना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कुछ रूट्स हैं, कुछ जड़ें हैं जिनके ऊपर बेस्ड वर्ड्स बनते हैं। जो आपने प्रीफिक्स और सफिक्स भी सुने होंगे। प्रीफिक्स मतलब जो शब्दों से पहले जोड़ दिए जाते हैं, सफिक्स जो उनके बाद लगा दिए जाते हैं, वो भी ये रूट्स का ही हिस्सा होते हैं। कि किसी भी वर्ड से पहले अगर ये लिखा होगा तो उसका ये मतलब होगा, बाद में ऐसा लिखा होगा तो उसका ये मतलब होगा। यही रूट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल, इसी ये लिखा हुआ एटिमोलॉजी और इसी के लास्ट में लिखा हुआ लॉजी, और यही लॉजी टेक्नोलॉजी में भी है, जिसका फ़ायदा उठा के मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ इतनी दूर से, और आप पढ़ रहे हो आराम से घर में बैठ करके अपने ही मोबाइल में। टेक्नोलॉजी, लॉजी, बायोलॉजी में भी यही लॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, पता नहीं कितनी लॉजीज हैं दुनिया में। तो सबके अंदर कॉमन आया ना लॉजी, तो कुछ तो कॉमन होगा। हाँ, तो कॉमन है, कॉमन है। लॉजी अगर कहीं पर आता तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी भी स्टडी है, किस चीज़ की? बायो की, जीव विज्ञान बोलते हैं ना हिंदी में। बायो मतलब क्या? लिविंग मैटर, प्लांट हो या एनिमल हो, जो भी लिविंग है उसकी स्टडी बायोलॉजी। जूलॉजी, साइकोलॉजी, माइंड का, सोशियोलॉजी, समाज का, फिजियोलॉजी, फिजिकल स्ट्रक्चर्स। तो लॉजी इज ए कॉमन वर्ड, कहीं पर भी आएगा तो उसका मतलब स्टडी होगा। ऐसे ही बहुत सारे रूट्स हैं। सम आर वेरी कॉमन, जो आप जानते होंगे, एंड सम आर नॉट सो कॉमन। और एक वर्ड बताया था आपको थोड़ी देर पहले, थिंग्स विच आर नॉट सो कॉमन, यहाँ पे लिखा था अभी, आर्केन। कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जो आर्केन टाइप के होंगे,
जो शायद आपको ना पता हो अभी इतने, तो विल डिस्कस, देखेंगे हम। तो एटिमोलॉजी इज द बेस्ट सोर्स। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको कि कैसे आप एटिमोलॉजी का फायदा उठाएंगे। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ एटिमोलॉजी क्या है। देखिए एक बहुत छोटा सा वर्ड, बहुत ही सिंपल सा, आई कीप यूजिंग दिस वर्ड एज एन एग्जांपल हेयर, डेमोक्रेसी, अ वेरी सिंपल वर्ड। मतलब आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, है ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसा ही कहा था अब्राहम लिंकन ने इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। इसका मीनिंग आप जानते हो, मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको रूट्स की स्टडी बता रहा हूं कि एटिमोलॉजी पढ़ते कैसे हैं। आई विल ब्रेक दिस वर्ड इन टू पार्ट, वन इज डेमो एंड वन इज क्रेसी। डेमो तो वो जो चल रहा है ना, आपको पता है ना, डेमो क्लास चल रही है 3 हफ्ते तक, तो डेमो तो चल रहा है। ये डेमो, ये लोकतंत्र में क्या कर रहा है, दिस इज डेमो एंड दिस इज क्रेसी। क्रेसी का मतलब है सरकार, यस सरकार या गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट का रूल, या एक वर्ड जो मैंने अभी आपको बताया था रूल या शासन, REIGN, रेन, जी साइलेंट है, ध्यान से देखिएगा, जी को नहीं बोलना है, रेग्न नहीं बोलिएगा, रेन, रिजीम, रूल, शासन, गवर्नमेंट, सिस्टम। और ऐसा नहीं है सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर क्रेसी होता है, बहुत सारी क्रेसीज हैं दुनिया में, ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, कैगिस्टोक्रेसी, पता नहीं कितने हैं। इतना बस ध्यान रखना है कि ये एक रूट है, और क्योंकि ये एक रूट है, जिस भी शब्द में आएगा ना उसमें मतलब तो कुछ ना कुछ ऐसे ही बनेगा, गवर्नमेंट होगा, रूल, शासन, रिजीम, ये। और डेमो का क्या मतलब है, ये है लोकतंत्र, ये लोक, ये तंत्र। तो लोक मतलब क्या, लोक मतलब लोग, पीपल, पब्लिक, जनता, पीपल, पब्लिक, जनता। तो अभी आपके दिमाग में आ सकता है ना, तो डेमो तो चल रहा है, डेमो जो चल रहा है, ये जो इंटरेक्शन हम कर रहे हैं ओवर दिस वीडियो, तो ये जो डेमो चल रहा है, क्या ये डेमो और ये वाला डेमो एक ही है? कैन वी रिलेट दिस कि डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमो लिखा हुआ है और ये जो क्लासेस का डेमो है, या कहीं पर भी आप क्लास लेने जाते हैं वहां पे जो डेमो होता है, क्या डेमो सेम है? तो ये जो डेमो है, हाँ ये बिल्कुल सेम है। इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ पर डेमो देने के लिए आऊँ और कोई भी ना देखे इसको, तो क्या फिर भी ये डेमो होगा? लाइव या बाद में या कभी भी मैं किसी क्लास में पढ़ाने जाऊँ और वहाँ पर कोई भी ना हो, क्या फिर कोई डेमो होगा? नहीं, डेमो हो ही नहीं सकता। डेमो तो तभी होगा व्हेन यू हैव एन ऑडियंस, व्हेन यू हैव द स्पेक्टेटर्स, लोगों को ही डेमो दिया जाएगा। तो अगर लोग अवेलेबल ही नहीं होंगे तो डेमो दिया ही नहीं जा सकता। इसीलिए दोस्तों डेमोक्रेसी का डेमो भी पीपल, पब्लिक, जनता की ही बात करता है। तो ये एक रूट है, अब हमें यही पढ़ना है। ये डेमो अगर किसी और वर्ड में आए ना, और बिल्कुल आएगा, डेमोफोबिया होता है, डेमोग्राफी होता है, डेमियोलॉजी होता है, बहुत सारे शब्दों में आएगा। पर डेमो अगर आपको पता होगा तो आप रिलेट कर पाओगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और ऐसे बहुत सारे रूट्स हम गैदर करेंगे। गैदर करने का मतलब मैं डायरेक्टली आपको लिख करके रट्टा नहीं लगवाने वाला यहाँ पे, हम गैदर करेंगे, वर्ड्स को ब्रेक करके हम रूट्स इकट्ठा करेंगे और फिर उनके बेसिस पर नए वर्ड्स बनाएंगे। तो ये आपका एक प्रोसेस है एटिमोलॉजी का, जो हम आगे, और एटिमोलॉजी के अलावा भी वहाँ पर 4-5 अलग अलग तरीके जो हम आगे देखने वाले हैं वोकैबुलरी को करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की, और वोकैबुलरी के अंदर हम बात कर रहे थे एटिमोलॉजी। देखिए, अभी डेमोक्रेसी पढ़ा, और डेमोक्रेसी से पीपल, पब्लिक, क्रेसी का मतलब रूल, रिजीम, गवर्नमेंट, ये हमने देखा। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको ब्रेक करके आप रूट्स पढ़ सकते हो। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। जैसे देखिए, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है थीस्ट। थीस्ट माने वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड। बिलीवर, जो विश्वास करता है वो थीस्ट, और जो विश्वास नहीं करता है वो अथीस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज थीस्ट एंड वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज अथीस्ट। लेकिन जरूरी ये है कि ये थीस्ट बना है, देखिए सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि ये थीस्ट लिखा हुआ है और थीस्ट का मतलब आपको पता हो। नहीं, जब हम एटिमोलॉजी पढ़ते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये वर्ड बना कैसे है यार, इसके रूट्स क्या हैं। अगर आप वो रूट्स समझ जाओगे तो एक ही वर्ड से आपको कम से कम 5 या 6 या 7 शब्द मिल जाएंगे इसी से। अभी देखिए, थीस्ट जो बना है ना, वो इन 2 शब्दों को जोड़ करके बना है, थियो प्लस IST। ये 2 रूट्स हैं। रूट्स मतलब ये 2 जड़ हैं एक तरीके से, जिनके ऊपर और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। नाउ IST एक रूट है। अगर किसी भी शब्द के बीच में आया, किसी भी शब्द के लास्ट में आया IST, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो। और थियो जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि आप बात कर रहे हो भगवान की, या फिर आप बात कर रहे हो रिलीजन की। आप या तो बात कर रहे हो रिलीजन की, या तो आप बात कर रहे हो भगवान की। तो थियो और IST को जोड़ करके वर्ड बना है थीस्ट। ये तो कंसेप्ट है कि जब हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स के अंदर कई बार कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर थियो और IST को जोड़ा तो हमने ओ को हटा दिया है, यहाँ पर थीस्ट लिखा हुआ है, ओ नहीं लिखा है इसमें। ये थोड़े बहुत चेंजेस बनते हैं, तो वो तो आते रहेंगे। लेकिन थीस्ट, अब देखिए IST, जैसे मैंने कहा IST अगर लास्ट में लिखा तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन। साइंटिस्ट होता है, उसके लास्ट में IST आता है तो हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। केमिस्ट होता है तो उसके लास्ट में IST लिखा तो हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अथीस्ट और थीस्ट लिखा तो किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ने वाले को बोलेंगे बायोलॉजिस्ट। डेंटिस्ट एक व्यक्ति है, लास्ट में लिखा IST। अभी ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड आए जिसमें लास्ट में IST लिखा हो और वहाँ पर व्यक्ति ना हो। एक्सेप्शंस कैन बी एवरीवेयर एंड एनीवेयर इन इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश के किसी भी शब्द के लास्ट में IST आएगा तो वहाँ पर किसी व्यक्ति की ही बात होगी हमेशा, नो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस। तो हमने वही चीज़ें देखनी कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चीज़ें चलती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर IST लिखा तो हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हाँ ये सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी वर्ड में थियो लिखा हुआ है या इस तरीके से बनाया तो आप भगवान या धर्म की बात कर रहे हो, ये सही है। देखिए, मैंने आपको ये सिंपल सा वर्ड बताया, थियो प्लस IST, और इन दोनों को जोड़ करके बना है थीस्ट। और थीस्ट का मतलब वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है। ये एक व्यक्ति है, इसका मतलब भगवान या धर्म है। तो वो व्यक्ति जो भगवान या धर्म में विश्वास करता है उसको हम बोलेंगे थीस्ट। इसी थियो का यूज करके आप देखिए, मैं और वर्ड बना सकता हूं। इसी थियो के साथ अगर मैंने लॉजी लिख दिया, वर्ड बनेगा थियोलॉजी। थियो का मतलब भगवान या धर्म, और लॉजी मतलब स्टडी। आपने देखा था टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, लॉजी होता है ना। तो लॉजी का मतलब स्टडी, थियो का मतलब भगवान या धर्म। तो किसकी स्टडी, धर्म या भगवान की स्टडी। अभी आपसे कोई पूछेगा स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ रिलीजन, क्या होगा, तो थियोलॉजी होगा। अभी यहीं पर अगर जैसे आपने
थियो लिखा और क्रेसी, क्रेसी आपने अभी अभी पढ़ा है, डेमोक्रेसी का क्रेसी निकाला था हमने, डेमोक्रेसी में से क्रेसी निकाला था हमने। और क्रेसी का मतलब क्या था? क्रेसी का मतलब आप जानते हो, क्रेसी का मतलब कोई रूल या कोई गवर्नमेंट, कोई रेन, कोई शासन, कोई सिस्टम, उसको क्रेसी बोलते हैं। तो किसका शासन? भगवान का, धर्म का, किसका शासन? तो रिलीजन के ऊपर आधारित सरकार, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ रिलीजन। अगर आपसे कोई डिफाइन करेगा इस चीज को तो आपको डिफाइन करना है रिलीजियस गवर्नमेंट, और ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन इज थियोक्रेसी। इसी थियो के ऊपर अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊं, देखिए थियोफोबिया, थियोफोबिया, फोबिया, फोबिया इज ए वेरी जेनरिक वर्ड, आपने सुना भी होगा। फोबिया का मतलब होता है फियर, डर। डर सबके दिमाग में होता है, किसी ना किसी चीज का तो डर होगा ही, आपको भी लगता होगा। फियर, किसी को पानी से डर लगेगा, वैसे भी सर्दियों का मौसम आ रहा है, पानी का डर हो सकता है। तो एक्वाफोबिया, हाइड्रोफोबिया, नहाने से लगता है बहुत सारे लोगों को। ध्यान रखिएगा, नहाने के डर को ये एक्वाफोबिया, हाइड्रोफोबिया नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग से वर्ड है, एब्ल्यूटोफोबिया। फोबिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, किसी को ऊंचाई से डर लग रहा हो, किसी को आग को देख करके डर लग रहा हो, किसी को कैमरा को फेस करने से डर लग रहा हो, किसी को लोगों को देख करके डर लग रहा हो। और जब लोगों को देख करके डर लगेगा तो देखिए, लोगों के लिए हमने ये वर्ड देखा था, डेमो। डेमो मतलब पीपल, और जो डर है उसके लिए फोबिया। तो बन गया ना नया वर्ड। अगर आपको एटिमोलॉजी पता होगी, आपको रूट्स पता होंगे, तो आपके वर्ड्स इस तरीके से बन जाएंगे। फोबिया इज फियर, डेमो मतलब पीपल, पब्लिक, जनता, फियर ऑफ पीपल, fear of people, fear of facing people, fear of interacting with people, fear of people, demophobia। तो थियोफोबिया, fear of God, भगवान का डर, भगवान से डर लगता है बहुत सारे लोगों को, तो थियोफोबिया। अब ऐसे ही देखिए एक बनता है ये थियोमैनिया, थियोमैनिया। मैनिया इज अगेन ए रूट वर्ड। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपंती। मैनिया इज मैडनेस, पागलपंती। थियो मतलब भगवान या धर्म। तो किसकी पागलपंती या कैसी पागलपंती? अब देखिए, कोई बोले भगवान और यहां पर पागलपंती, कोई बोले भगवान की पागलपंती, ये तो लॉजिकल नहीं बनेगा ना। भगवान की पागलपंती तो हो नहीं सकती है, भगवान के लिए पागलपन हो सकता है ना, मैडनेस फॉर गॉड हो सकता है। भगवान और धर्म के पीछे तो सच में पागल हैं लोग, और आजकल का तो सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, आपको पता ही होगा कितने लोग धर्म को लेकर के पागल हुए जा रहे हैं, धर्म के पीछे लड़ने मरने को तैयार हैं, धर्म को बचाने के चक्कर में पड़े हुए, जैसे धर्म मरा जा रहा है कहीं पर। सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, ऑल दैट कीपिंग इंटैक्ट, ऑल दैट मतलब उसको किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं मैं। मेरा कंसेप्ट सिर्फ इसका, थियोमैनिया, मैडनेस फॉर गॉड। बहुत सारे लोग नौकरी, घर बार, गृहस्थी सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, एंड दैट इज थियोमैनिया, मैडनेस टू अचीव गॉड और मैडनेस फॉर गॉड, एंड दिस इज थियोफोबिया, फियर ऑफ गॉड, भगवान का डर, फियर ऑफ गॉड। होता है ना बहुत सारे लोग जो हिंदुइज्म के अंदर जो लोग फॉलो करते हैं, हम कि मंगलवार को ये नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हिंदुइज्म के अंदर कल्चर है हमारा कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं लोग। कुछ के लिए रिस्पेक्ट है बजरंग बली के लिए, और कुछ के लिए फियर है बजरंग बली का कि खा लेंगे उस दिन तो मारेंगे, फिर दो पीटेंगे बजरंग बली, कहीं से देख लेंगे तो दिस इज थियोफोबिया, फियर ऑफ गॉड। थियोक्रेसी, रिलीजियस गवर्नमेंट। बहुत सारे देशों के अंदर धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित सरकार चलती है। आपने सऊदी अरेबिया का नाम सुना होगा। सऊदी अरेबिया के अंदर धार्मिक सिद्धांतों पर थियोक्रेसी चलती है, वहां पे इस्लाम के अकॉर्डिंगली सरकार चलती है वहां पर। और ऐसे 42 इस्लामिक कंट्री हैं दुनिया में जहां पर इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग, जो उनकी इस्लामिक बुक होती है, शायद शरीयत नाम है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन इस्लाम धर्म पर आधारित सरकार चलती है 42 देशों के अंदर। थियोक्रेसी है वहां पर। वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वहां पर थियोक्रेसी चलती है। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन, दिस इज गवर्नमेंट एंड दिस इज रिलीजन, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए रिलीजन। और भगवान के बारे में अगर आप पढ़ने लगें, स्टडी करने लगें, तो व्हाट यू आर डूइंग देन यू आर डूइंग थियोलॉजी।
अब देखिए एक रूट आपने यहाँ पर देखा थियो, और उस थियो से वर्ड बना थीस्ट, इसी से बनेगा अथीस्ट, और इसी से बन गई ये 5-6 वर्ड और। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कवरिंग एटिमोलॉजी, कि अगर आपको एक वर्ड पता होगा तो आप उसके बेसिस पर कई सारे वर्ड्स कवर कर पाओगे। रूट्स जैसे जैसे हम नए जोड़ते जाएंगे उसी के बेसिस पर आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स पढ़ते चले जाएंगे। ये है सारा कंसेप्ट, द फर्स्ट पार्ट की वोकैबुलरी करने का पहला तरीका। जो मुझे आपको कुछ तरीके बताने हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पहला मैंने कहा वोकैबुलरी याद करने के जो वेज हैं हमारे, उनमें से द फर्स्ट वन इज एटिमोलॉजी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वर्ड्स का रूट मिल जाएगा आपको। कुछ ऐसे भी हैं जहां पर एक वर्ड एक रूट, बहुत सारे वर्ड रूट्स पर बने हुए नहीं है, अकेले अकेले बने हुए हैं। जो रूट्स पर नहीं बने हुए वो तो एटिमोलॉजी से कवर नहीं हो पाएंगे आपके। एटिमोलॉजी फिर भी मैक्सिमम वर्ड्स को कवर करती है, लेकिन सबको नहीं कवर कर सकती। और जो सबको नहीं कवर कर सकती है ना, जो अलग से मिलेंगे, जैसे मैंने कहा अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इजोटेरिक, मैंने वर्ड बताया। आर्केन का सिनोनिम है, आर्केन ही बताया। अब हो सकता है कि आपको ये ना मिले, इसका कोई रूट ना मिले, तो इनको क्या करना है। दूसरा जो तरीका है वोकैबुलरी याद करने का, ये होता है स्लिप मेकिंग। और ये बहुत काम आएगा जब आपकी अपनी जो सेपरेट नोटबुक है ना वोकैबुलरी की, अगर वो आप तैयार कर लोगे उसके बाद ये बहुत काम आएगा। क्योंकि उस नोटबुक के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं याद होंगे, बार बार देखने के बाद भी याद नहीं होंगे। आपको लगेगा यार ये कितनी बार पढ़ लिया मैंने ये वर्ड, फिर भी याद नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे शब्दों के लिए कंसेप्ट होता है स्लिप मेकिंग। मतलब क्या है, जो वर्ड्स आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, बार बार देखने के बाद भी याद नहीं हो रहे हैं, राइट देम ऑन ए पीस ऑफ पेपर। एक अलग से सेपरेट पीस ऑफ पेपर के ऊपर उनको लिखिए, उनका मीनिंग लिखिए, टीयर दैट पेपर, उसको कॉपी से निकाल लीजिए। वो सेपरेट पेपर अलग से इंडिविजुअल पेपर होना चाहिए, और उसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखिए हमेशा। दिस इज स्लिप मेकिंग। मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ये शॉर्टकट तरीका मत अपनाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं लिख करके मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर पढ़ लेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। मोबाइल का स्क्रीनशॉट बहुत होते हैं, मोबाइल में वैसे भी बहुत कुछ डाउनलोड ही होगा, सब पढ़ा नहीं होगा आज तक, और स्टोर्ड ही रहता है हमेशा। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, फिजिकल स्टफ बहुत यूजफुल है। यहाँ पर पीस ऑफ पेपर पे लिखना है, उसको कॉपी से निकालना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी नोटबुक को अपने साथ हमेशा नहीं रख सकते हो। एक पीस ऑफ पेपर तो हो सकता है ना यार, पॉकेट में रख लो आराम से उसको। एक जनरल अभी क्यों है ह्यूमन साइकोलॉजी, वी हैव ए टेंडेंसी कि खाली खड़े हो गए ना, कहीं पर कुछ भी नहीं होगा तो भी हाथ पॉकेट में जाएगा, एक आधी बार देख लें क्या है, कुछ मिल जाए क्या पता। और कागज मिलता है तो सब सोचते हैं ये क्या रखा हुआ है, कहीं नोट हो 500 का, 1000 का, तो निकाल के देखोगे उसको, तो नोट तो मिलेगा नहीं, पेपर मिलेगा, उसको पढ़ लोगे एक बार। और जब उसको पढ़ोगे ना तो रिवीजन हो जाएगा, फोल्ड करके वापस रख देना। थोड़ी सी निराशा तो होगी, पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन वोकैबुलरी याद हो जाएगी आपको। उसको फोल्ड करके वापस पॉकेट में रखना है, फेंकना नहीं है उसको। अगर ये प्रोसेस आपने 4-5 बार भी कर लिया या हो गया ना 4-5 बार भी, तो जो उसके ऊपर ये डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे होते हैं ना, ये याद हो जाएंगे आपको। और अगर इस प्रोसेस में कहीं वो गुम भी हो गया तो ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी के कागजात थे जो गुम हो गए, हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेना, आपका ही था, एक पेपर और लिख लेना उसके ऊपर। वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोसेस फॉर सम वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको बार बार देख करके भी याद नहीं होते। यू कैन डू दैट विद दीज थिंग्स। स्लिप मेकिंग, क्योंकि नोटबुक 24 घंटे साथ में रहे बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई किताब 24 घंटे साथ में रहे बिल्कुल नहीं हो सकता, मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे वो पढ़ा जाए चांस ही नहीं है। मोबाइल में वैसे बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, व्हाट्सअप फेसबुक सब उन्हीं पे चलता है, तो मोबाइल के थ्रू पढ़ाई वो तो वीडियो पे तो हो सकती है, इसको मत वो करिएगा, यहाँ पे तो हो सकती है, इंटरेक्शन है ना। स्लिप मेकिंग फिजिकल वो पीस ऑफ पेपर आपके पॉकेट में रहना चाहिए। तीसरा जो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं इसके बाद, इसको मैं बोलूँगा डिस्कशन, या फिर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड टीच। किसी के साथ डिस्कस कर लो, जो भी वर्ड्स आप पढ़ो ना, आपको लगे कि हाँ नए वर्ड्स हैं, आप उन्हें किसी के साथ डिस्कस कर लो, या किसी को पढ़ा दो, किसी को भी पढ़ा दो यार, कोई भी आपस में हो, दोस्त है आपका उसको पढ़ा दो, कोई घर में छोटा बच्चा हो उसको पढ़ा दो। हालांकि छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आपसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, घर वालों की नहीं सुनते हैं ज़्यादातर।
अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ा दो, बेशक वो उनके काम के ना हो। जो आपसे पूछे कि आजकल क्या चल रहा है पढ़ाई में, उसी को पढ़ा दो, सारे वर्ड्स पढ़ा दो। द पॉइंट इज टू डिस्कस, द पॉइंट इज टू डिस्कस। और डिस्कशन के अंदर भी पॉइंट यह है कि मैक्सिमम रिवीजन वो जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दिस इज अनदर वे। एक बहुत अच्छी सी छोटी सी सेइंग है इंग्लिश के अंदर, द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू स्टार्ट टीचिंग इट टू एनीबडी और समबडी। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस चीज़ को पढ़ाना शुरू कर दो। किसी को वोकैबुलरी सीखनी है तो किसी को वोकैबुलरी पढ़ानी शुरू कर दो। अब आपको लगे पढ़ा कैसे दें, हमें तो खुद नहीं आती है, तो शुरू कर दो, शुरू कर दो पढ़ाना, किसी को भी पढ़ाना शुरू कर दो। घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई कलीग है, दोस्त है, भाई बहन है, या कोई और है जो आपकी बात सुनता हो, जो सुन सकता है, उसको पढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ाने के लिए जब आप वर्ड्स पढ़ोगे ना, पढ़ाने के लिए जो आपकी इंटेंशन होगी ना चीज़ों को ग्रास्प करने की और ग्रैब करने की, वो बहुत ज़्यादा होगी। जब अपने एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना तो आप स्किप कर पाओगे, पर जब पढ़ाने के लिए पढ़ोगे ना तो आप स्किप नहीं कर पाओगे। ये कारण है मेरा यहाँ पर इसको बताने का। बहुत ही कारगर तरीका है। द थर्ड वे इज डिस्कशन और टू स्टार्ट टीचिंग इट। बहुत मौका मिलता है पढ़ाने का, आपके कलीग या सर्कल में कोई ना कोई तो होगा जो तैयारी कर रहा होगा आपके साथ, उसको स्टार्ट टीचिंग द पर्सन, स्टार्ट टीचिंग। कुछ और भी हैं तरीके। फोर्थ वन थोड़ा सा पागलपंती वाला है, स्टिल अगर चाहो, बहुत ही रेयर सिचुएशन में चाहो तो कर सकते हो, बस आसपास के हालात देख करके। शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना होता है। जब कोई वर्ड ऐसा हो ना आपको लगे कि ये वर्ड तो बिल्कुल ही याद नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, कई बार करके देख लिया, स्लिप पे भी लिख करके देख लिया, फिर भूल जाता हूँ मैं बार बार। कुछ ऐसे मिलेंगे, अभी शुरुआत में बेशक ना मिले, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कुछ ना कुछ तो होते हैं ऐसे ऐसे शब्दों को ना अलग से लिख करके उनको एक बार चिल्ला दो उनके ऊपर बहुत जोर से, मतलब उन्हीं को प्रोनाउंस करना है, बोलना है उन्हीं को एज लाउड एज पॉसिबल। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा मैडनेस होगी इसके अंदर, आपको लगे ये क्या मतलब है यार, चिल्लाने से थोड़ा ना याद होगा, चिल्लाने से ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत आसान है तो आप करके देख सकते हो, अभी जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, इसको आप चिल्ला करके देख लो अगर आपको लगता है तो। बहुत सारी हेजिटेशन आएगी, इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसके लिए प्रिपरेशन करोगे ना, किसी भी एक वर्ड पे चिल्लाना, अभी आप जहाँ पर जिस कंडीशन में बैठे हो, जहाँ पर भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, जिस हालात में, क्या आप वहीं पर चिल्ला सकते हो? नहीं, आपको बहुत कुछ आसपास देखना पड़ेगा किसी वर्ड को लेकर के चिल्लाने से पहले। और ये जो आपकी आसपास की जो होगी, जो अरेंजमेंट आप करोगे और चिल्लाने से पहले जो आपकी कंसंट्रेशन बनेगी ना उस वर्ड पे, आप एक दो बार अपने माइंड को बिल्कुल काम एंड कंपोज करोगे, फिर आप सोचोगे, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार माइंड में बोलोगे, फिर आप उस पर शाउट करने की कोशिश करोगे। अगर आप ऐसा कर पाते हो, इस बीच में आपकी 100% कंसंट्रेशन उस वर्ड पे बनेगी, एक बार तो कम से कम बनेगी, एंड दैट कंसंट्रेशन विल मेक यू रिमाइंड दैट वर्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए। यही जरूरी है, साइकोलॉजिकल रीजन है, कोई यहाँ पर मजाक का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि चिल्लाने से क्या है। साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि किसी भी चीज को याद करने के लिए आपकी 100% अटेंशन चाहिए। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना यहाँ पर, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका माइंड कहीं और चल रहा है, आप देख रहे हैं यार 7:30 तक की क्लास थी, अभी तो 7 बजे हैं, अभी तो आधा घंटा और झेलना पड़ेगा, इसका मतलब आपको कुछ नहीं याद हो रहा है, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। इफ यू आर लुकिंग एट योर वॉच और टाइम कितना हो गया, इफ यू आर सीइंग दिस, अगर आप खत्म होने का इंतजार कर रहे हो तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अटेंशन चाहिए, अटेंशन उतनी ही चाहिए जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, तब आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते हैं मोस्टली, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही सीरियस कंडीशन ना हो, तो वहां पे अटेंशन पूरी होती है, इसलिए मूवी भी पूरी याद हो जाती है एक बार में देख करके। शाउट, द फोर्थ वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। पहला एटिमोलॉजी, बहुत सारे वर्ड्स कवर कर देगा। दूसरा स्लिप मेकिंग, कुछ रैंडम वर्ड्स के लिए। तीसरा डिस्कशन, स्टार्ट टीचिंग, एंड फोर्थ है शाउट। और पांचवा जो तरीका है उसके लिए राइटिंग, राइट। जब भी आप कोई नया वर्ड देखें या कुछ नए वर्ड्स देखें,
शब्दों को लिखने की शब्दों को लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ कि वर्ड्स याद कर लें, वर्ड्स लिख लें, नहीं, शब्दों के ऊपर सेंटेंसेस या स्टोरीज या पैराग्राफ बना करके लिखें। यस, स्टोरीज या पैराग्राफ। सिर्फ अगर एक ही सेंटेंस बनाया तो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। आप कोशिश करें कि एक ही सेंटेंस के अंदर मल्टीपल वर्ड्स यूज़ कर लें, आप बना सकते हैं। एंड द सिक्स्थ इज रीडिंग अ लॉट। ये 6 तरीके हैं वर्ड मीनिंग्स याद करने के। इन 6 में से अगर आपने कोई भी 2 या 3 तरीके फॉलो कर लिए होलिस्टिकली और सही तरीके से, पूरी मतलब शिद्दत के साथ, होलिस्टिकली जो मैं बोल रहा हूँ ना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब पूरी शिद्दत के साथ, सही मायने में, तो आप वोकैबलरी को बहुत जल्दी मास्टर कर पाओगे। और वोकैबलरी अगर आपकी मास्टर हो गई तो बिलीव मी, आपके टीयर 1 के अंदर जो आपके मार्क्स बनेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको एक बूस्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग 120 130 नंबर ले आते हैं टीयर 1 के अंदर, लेकिन उनकी सक्सेस नहीं गारंटी होती है। लेकिन वही 120 और 130 वाले जब 150 टच करते हैं ना, तो उनके पास होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। वो टच करते हैं उस चीज़ को। और ये जो गैप है ना, ये वोकैबलरी बड़े आराम से कवर करा सकती है आपका 120 से आगे 130 140 150 तक। और वोकैब इसलिए करा सकते, वोकैब सिर्फ इसलिए नहीं कराएगी कि उसमें 25 से 35 नंबर आ जाएंगे। वोकैब इसलिए भी उस गैप को फिल करती है क्योंकि वहाँ पर आप बहुत कम टाइम में ये चीज़ करते हैं। वोकैबलरी के 25 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ले सकते हो। टाइम सेविंग मैकेनिज्म है वोकैबलरी। प्रैक्टिस में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, जब आप ये सब कुछ करेंगे इस सब में तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, बट इन दी प्रैक्टिस एक्चुअल एग्जाम में इसका फ्रूट ये है कि आप 30 नंबर ले सकते हो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। इतनी जल्दी पूरे पेपर में कोई इतने मार्क्स नहीं दिला सकता है, कोई भी सेक्शन नहीं दिला सकता, ना मैथ ना रीजनिंग ना जीके। ये सिर्फ इंग्लिश की वोकैबलरी का कंसेप्ट है। इसलिए मैंने ये सारी क्लास, लगभग सारी क्लास, 75% ऑफ दिस क्लास मैंने डेडिकेट किया वोकैबलरी को। और इतने के बाद भी अगर किसी को समझ में ना आए वोकैबलरी की वैल्यू, तो कोई बात नहीं, आगे भी चलती रहेगी। ये तो मैंने बताना ही है, पूरे कोर्स में मैंने आपको ये वैल्यू समझानी है। क्योंकि अगर एक बार ये समझ में आ जाएगा और आप इस काम को करने लगेंगे तो आप इसको डेफिनेटली आगे कर पाएंगे। हम वोकैबलरी, ये सारे प्रोसेसेस एक शाउटिंग को छोड़ करके, क्योंकि मैं यहाँ से चिल्लाऊंगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये सारे प्रोसेस हम यहाँ से फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, मैं आपको एटिमोलॉजी भी बताऊंगा, स्लिप मेकिंग में आपको मैं बताता रहूँगा कि ऐसे ऐसे वर्ड्स आप जोड़ सकते हैं। डिस्कशन टीचिंग चल ही रही है। रीडिंग राइटिंग के तरीके डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि आप रीडिंग कहाँ से करें, कैसे करें, वो सब वी विल डिस्कस दैट। ये वोकैबलरी का एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। अगर मैं सबकी समरी करूं बहुत शॉर्ट में, फाइनली द सोर्स ऑफ दिस एंटायर इज प्रीवियस ईयर पेपर। ये सोर्स है। आपको करना क्या है, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, सेपरेट नोटबुक बनानी है वोकैबलरी के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए वर्ड्स आपने वहाँ पर लिखने हैं, आपको एटिमोलॉजी फॉलो करनी है, आपको स्लिप मेकिंग फॉलो करनी है। और ये प्रोसेस को आज से ही शुरू कर दीजिए। हम क्लास में भी यहाँ पर भी वर्ड्स पढ़ते रहेंगे हर क्लास में, लेकिन आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर के साथ इंट्रोड्यूस करा दूं, क्योंकि ये क्लास हमारी बेसिक्स की ही थी, तो मैं कोई टॉपिक शुरू नहीं करने वाला हूँ आज की क्लास में, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं अभी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ पूरा कि वोकैबलरी के अंदर कंप्लीट, मतलब सॉरी, ग्रामर के अंदर हमारा कंप्लीट सिलेबस क्या है और वो कंप्लीट सिलेबस कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या आता है पेपर में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कंप्लीट सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, prepositions,
कंजंक्शंस, सॉरी, कंजंक्शंस। इसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। इसके बाद आपका एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा इन द सेंस मार्क्स की फॉर्म में बहुत बड़ा, नरेशन। नरेशन एक टॉपिक है आपका। इसके बाद कुछ थोड़े से माइनर टॉपिक है, मतलब थोड़े छोटे टॉपिक है। आर्टिकल्स, मॉडल्स और मोडाल्स, वट एवर वी कॉल देम। एक टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक टॉपिक है आपका टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस। ये हमारे कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हैं। इतनी ग्रामर आपने पढ़नी है इस पूरे कोर्स के दौरान। लगभग 15-16 टॉपिक बनते हैं हमारे ग्रामर के, नाउन से लेकर के टैग क्वेश्चन तक, जिनमें से कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में आती हैं, जैसे प्रीपोजिशंस और एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। आपको इन, एट, ऑन, अपॉन, इनटू, बियॉन्ड, बिटवीन, ये सब चीज़ें कहाँ पर आती हैं, कैसे आती हैं। तो हम रेगुलरली प्रीपोजिशंस को करते रहेंगे। प्रीपोजिशंस के ऊपर बेस्ड वोकैब के क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब नाम का एक कंसेप्ट भी बनता है। तो ये सारा आपका ग्रामर का सिलेबस है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे नाउन के साथ ही। और जो मॉड्यूल रहेगा इस पूरे कोर्स का ग्रामर के अंदर, वो मैं आपको बता दूं कि जैसे नाउन ही है, जब हम नेक्स्ट क्लास में नाउन की शुरुआत करेंगे तो नाउन की बेसिक्स होंगे, फिर नाउन में हम 4 अलग अलग सेक्शन में नाउन को कवर करेंगे। और हर एक लेक्चर के बाद आपको एक सेट दिया जाएगा मॉक टेस्ट की फॉर्म में या क्वेश्चंस की फॉर्म में, जिसमें हम आपको 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो उन 25 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। फिर आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको करने के लिए। फिर आपको अगर उनमें कोई डाउट आएगा तो वी कैन डिस्कस देम, फिर हम वो डिस्कशन करेंगे डाउट सेशन के तौर पर इन द नेक्स्ट क्लास। तो हर टॉपिक के अंदर आपको कम से कम 100-125 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब है, टेंस है, सबके साथ आपको इतने क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और उनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में डिस्कस होंगे, कुछ आफ्टर द क्लास आप एट होम करेंगे। ये सारा प्रोसीजर रहने वाला है इन सभी टॉपिक्स का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम कवर करेंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, सो दैट कि आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस का पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि कैसी कैसी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वो हर एक टॉपिक के लिए है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, सब के लिए। ये आपका ग्रामर का सिलेबस है। वोकैब का मैंने आपको पहले बताया ही है, ये ग्रामर है। और ग्रामर और वोकैब के अलावा क्या चीज़ें हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। ग्रामर देखिए, वोकैब, आफ्टर वोकैब वी हैव ग्रामर, and after grammar we have this reading section. Now it's time to talk about this reading section. ये जो रीडिंग सेक्शन है इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, एक तो पैसेजेस आते हैं, ये आपको मालूम ही होगा, अनसीन पैसेज बोलते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इसको। तो एक पैसेज दिया जाएगा, आपको वो रीड करना है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड वी ऑल नो द प्रोसेस। एक और चीज जो बनती है यहाँ पर वो होती है क्लोज टेस्ट। जनरली लोगों को थोड़ा टफ लगता है क्लोज टेस्ट सोल्व करना, बट बहुत आसान है अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी थोड़ी सी भी स्ट्रोंग है तो। यस, हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ कंसेप्ट जरूर डिस्कस करेंगे, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा क्लोज टेस्ट कैसे करना है। हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, हम यहाँ पर क्लोज टेस्ट डिस्कस भी करेंगे। जिन लोगों को मालूम नहीं है क्लोज टेस्ट क्या होता है, मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूं। क्लोज टेस्ट इज लाइक कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ब्लैंक दे दिए जाएंगे, कुछ ओमिशंस कर दिए जाएंगे, कुछ शब्दों को हटा दिया जाएगा, 5 या 10 शब्दों को ओमिट कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। और हर एक ब्लैंक के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे।
हर एक ब्लैंक के लिए आपके पास 4 या 5 ऑप्शन होंगे और इन 4 या 5 ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। इसी चीज को क्लोज टेस्ट बोलते हैं। इस क्लोज टेस्ट की हम यहां पर तैयारी भी करेंगे। इसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट यहां पर बनता है वो है PQRS। PQRS मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जी, आपने पूछा है वोकैबुलरी के लिए कोई एक बुक बता दी जाए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वोकैब के ऊपर जो डिस्कशन किया था, मैंने कहा था वोकैब के लिए आप बुक फॉलो ना करें। वैसे मैं बता सकता हूं आपको, वोकैबुलरी के लिए आप बुक जो फॉलो कर सकते हैं, एक आती है वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक का नाम है, वर्ड पावर मेड इजी। नॉर्मन लेविस की बुक है ये, और रेड कलर की बुक है, छोटा सा साइज है बुक का, हालांकि थोड़ी सी हेल्दी है, लेकिन पेजेस भी ठीक ठाक है, मोटे हैं काफ़ी। आपको बहुत अच्छी बुक है, फॉरेन राइटर की है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश है, हिंदी में नहीं है कुछ भी। लेकिन वोकैबुलरी के लिए आपने बुक पूछी है, तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स मिल जाएं और उनका हिंदी में भी मतलब मिल जाए, तो एक MB पब्लिकेशन का एक सैम्पल पेपर आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन्हीं शब्दों का एलाबोरेशन है, डिटेल्ड में उनको समझाया भी हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम सब दिए हुए हैं। और उसके अलावा अगर आप फॉलो करना चाहें, इजीली अवेलेबल मार्केट में किरण की बुक्स भी अवेलेबल हैं। हालांकि कुछ गलतियां भी हैं, तो थोड़ी बहुत एरर तो हर जगह होती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना फोकस करें कि वोकैबुलरी के लिए कोई अच्छी बुक, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद दिस वन, वर्ड पावर मेड इजी। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर लें और डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग्स निकाल लें और अपने खुद के नोट्स बनाएं। बिलीव मी, आपके जो अपने नोट्स बनेंगे उससे अच्छी तो वर्ड पावर मेड इजी भी नहीं है, और ना ही किरण का कोई सैम्पल पेपर, ना ही MB पब्लिकेशन। आपके अपने नोट्स से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके अपने मेहनत से लिखे हुए होंगे, और जितनी जल्दी वो याद होंगे उतनी जल्दी तो ये कोई भी किताब याद हो नहीं सकती। बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट बुक अवेलेबल टू एनहेंस और इंक्रीज योर वोकैबुलरी। इसको आप कर सकते हैं या फॉलो कर लें। तो रीडिंग सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। पैसेज एक आता है और क्लोज टेस्ट आता है, और PQRS मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं। अब ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है, ये मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है, वहां पर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है। जनरली क्या होता है, S1 नाम का एक सेंटेंस दिया जाएगा और S6 नाम का एक सेंटेंस दिया जाएगा, और बीच में 4 सेंटेंस दिए जाते हैं। इन 4 सेंटेंसेस की नंबरिंग वो ऐसे कर देते हैं PQRS, और बोलते हैं कि इन सेंटेंसेस को पढ़िए और इनको रीअरेंज करिए कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन सिंपल है कि इन सबको अरेंज करना है मीनिंगफुल पैराग्राफ। पहला वाला सेंटेंस मोस्टली वो दिए रहते हैं और आखिरी वाला भी, तो आपको बताना है कि इस पहले वाले सेंटेंस के बाद इन चारों में से कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और सबसे लास्ट में तो ये दिया ही हुआ है, ये लास्ट में दिया हुआ है कि ये लास्ट में आएगा। इन चारों का सीक्वेंस बताना है, इसीलिए इसको बोलते हैं PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। दिस इज PQRS जो हमें करना होता है। इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए सिर्फ आपकी रीडिंग एबिलिटी। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी रीडिंग एबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली और जल्दी, क्योंकि सारा कंसेप्ट यहाँ पर आपकी स्पीड का है, जितनी जल्दी आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे ना, उतनी जल्दी आप इसको मतलब कर पाएंगे, उतना ही आपका टाइम सेव होगा, जो आप मैथमेटिक्स को दे पाएंगे या रीजनिंग को दे पाएंगे। और जो आपकी स्पीड यहाँ पर बनेगी वो आपकी रीडिंग एबिलिटी। अब रीडिंग एबिलिटी कैसे, रीड समथिंग ऑन रेगुलर बेसिस। जनरली पीपल डोंट डू दिस, पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन रीडिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करेंगे, चाहे आप आधे घंटे के लिए ही करें, चाहे आप 20 मिनट के लिए ही करें, आप अल्टरनेट डेज पर ही करें,
अल्टरनेट डेज पर भी रेगुलर हो जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। एक दिन छोड़ करके एक दिन अगर आप आधे घंटे या सिर्फ 30 मिनट अगर मैं बोलूँ अगर आप रीडिंग कर लेंगे ना, न्यूज़पेपर रीड कर लो, मैगजीन रीड कर लो, इंग्लिश में ऑब्वियसली कुछ इंग्लिश में रीड करना है, तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, आपके रीडिंग सेक्शन को सुधारने के लिए, आपकी ग्रामर के लिए भी और वोकैब के लिए भी, ओवरऑल सब चीज़ों के लिए। इतना तो कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। कमिटमेंट करने के नाम पे तो बच्चे बड़े बड़ी कमिटमेंट कर देते हैं कि हम तो डेली 2 घंटे पढ़ देंगे। सर आप बस सही से बता दो, आप डायरेक्शन दे दो, हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ देंगे, सब पढ़ डालेंगे हम। रेगुलरिटी की जब बात आती है तो नहीं कर पाते हैं। रेगुलर एफर्ट्स लगाने जरूरी है। आपसे 30 मिनट पढ़ लें, 2 दिन में एक बार 30 मिनट पढ़ लें। मैं तो 15 मिनट की एवरेज पर आ गया हूँ, 15 मिनट डेली की एवरेज लेकर के कर लें। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन 2 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद पूरे हफ्ते की छुट्टी और फिर अगले हफ्ते पढ़ेंगे, ऐसा मत करिएगा। अल्टरनेट भी रहें लेकिन रेगुलर रहें। डेली पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। रीडिंग करें, और रीडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसको मेंस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बताऊँ थोड़ा सा, रीडिंग का जो सेक्शन है मेंस के पर्सपेक्टिव से 70 मार्क्स के अराउंड का है। मेंस अगर आप सीपीओ या सीजीएल का मेंस देंगे तो ये 70 मार्क्स के अराउंड है, 60 to 70 मेंस के अंदर। प्री के अंदर तो एक पैसेज आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा, एक आएगा, वो 8 या 10 नंबर का रहेगा। मेंस के अंदर 60 to 70 मार्क्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसेज का रीडिंग का कंसेप्ट है। तो उसकी भी तैयारी के लिए आप रीडिंग कुछ ना कुछ करें। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली या अल्टरनेट डेज पर। तो ये आपका रीडिंग का कंसेप्ट था। मैंने आपको वोकैबुलरी की डिटेल्स बता दी है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या सोर्स होना चाहिए आपका, और क्या आपके तरीके होने चाहिए, और क्या आपको करना है वोकैबुलरी के अंदर। ग्रामर की मैंने बात की, बहुत कुछ आपको नहीं करना है यहाँ पर, वो बहुत कुछ आपको यहाँ से करा दिया जाएगा, सारे टॉपिक कराए जाएंगे। हाँ, आई कैन मेक ए क्लेम हेयर, वेरी इजीली आई कैन मेक ए क्लेम हेयर कि एक क्लेम जो मैं बड़े आराम से यहाँ पर कर सकता हूँ ग्रामर को लेकर के। देखिए वोकैबुलरी पे तो मैंने बहुत कुछ बताया है आपको, जो आप करेंगे, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बट इन ग्रामर अगर आप अपनी पूरी अटेंशन के साथ ग्रामर का ये कोर्स जो भी आगे पढ़ाया जाएगा आपको, जिसकी शुरुआत नेक्स्ट क्लास से होगी, अगर आप इसको करते हैं तो कहीं पर भी अगर आपको 10 क्वेश्चन ग्रामर के दिए जाएंगे, चाहे एग्ज़ाम एसएससी का हो या बैंक का हो या आपका यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सीडीएस एनडीए टाइप का, 10 में से 9 क्वेश्चन वो होंगे जो आपको इस क्लास में यहाँ पर करा दिए जाएंगे। दिस इज़ ए क्लेम विद 200% गारंटी कि 10 में से 9 क्वेश्चन वैसे होंगे जिनके कंसेप्ट, जिनके एग्जाम्पल्स, और टू सम एक्सटेंट कुछ की तो लैंग्वेज भी वही होगी जो आपको यहाँ पर करा दी जाएगी। और अगर आप, आई एम नॉट मेकिंग ए क्लेम ऑन दिस कि आप 10 में से 9 कर पाएंगे, इस बात को भी मैं पूरे सेफ्टी उसके साथ बोल देता हूँ यहीं पर। आई एम सेइंग 10 में से 9 क्वेश्चन वो होंगे जो यहाँ पर आपको करा दिए जाएंगे। आप इनमें से कितने कर पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत के साथ आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, कितना रेगुलरिटी के साथ आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, वीडियोस को बार बार देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कहीं पर डाउट है तो उसको क्लियर कर रहे हो, क्योंकि हम आपके रेगुलर डाउट सेशन भी रखने वाले हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाले हैं हर टॉपिक के ऊपर। अगर आपको 100-150 क्वेश्चन मिलेंगे तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप कम से कम 1500 से 2000 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे विद रेगुलर टेस्ट सीरीज, बुकलेट्स, स्टडी मटेरियल। तो वो सब कुछ मिलाकर के 2-2,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड विद दैट आफ्टर दैट आई कैन मेक ए क्लेम ऑन दिस। 10 में से 9 क्वेश्चन कम से कम वो होंगे, चाहे आप सीडीएस का पेपर दें, चाहे क्वेश्चन एरर का आए ग्रामर के अंदर से या किसी भी टाइप का, तो इतना आप बड़े आराम से कर पाएंगे। बट ऑन वोकैबुलरी आपके पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, उनको तो आपको ही करना पड़ेगा। तरीके आपके साथ यहाँ पर रेगुलरली डिस्कस किए जाएंगे फॉर दैट एज वेल। और रीडिंग सेक्शन ग्रेजुअली ग्रो होता है, अगर आप आज से भी शुरू करते हैं तो फिर आप उसको कर सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट एनालिसिस था इस पेपर का जो कि आपको मैंने बताया। इसके साथ ही इस क्लास को अभी हम एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि
कैसे हम वोकेबलरी करें या कैसे ग्रामर पढ़ें या मैं कहाँ से शुरू करूँ या मैं रीडिंग क्या करूँ, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट ए कमेंट, मैं अभी उसको आंसर करूँगा। और अगर कोई भी वो नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसको टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। और जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी के साथ ही आएँ नेक्स्ट क्लास में, तो आप टॉपिक हम नाउन की शुरुआत करेंगे, जो शेड्यूल भी है, आपको शेड्यूल्स के अंदर दिख जाएगा। नाउन, बेसिक्स ऑफ नाउन करेंगे और नाउन के जो बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन है वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड 25 क्वेश्चन आपको क्लास में दिए जाएंगे। आफ्टर द क्लास एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में दिए जाएंगे, जिसमें से शुरुआती 4 या 5 क्वेश्चन हो सकता है बाय द एंड ऑफ द क्लास में आपको कवर कराऊंगा। पूरा एवरीथिंग इज शेड्यूल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन एंड दिस सेशन विद दिस कि आप तैयारी करें अपनी पूरी अच्छे से, पूरे जोश के साथ आप शुरू करें। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी, जिस भी टाइप की डाउट सेशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, या एनीथिंग दैट यू नीड टू पास दिस एग्जाम, एनी काइंड ऑफ एनी गाइडेंस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। हम उसी चीज़ के लिए आपके साथ आए हैं, जुड़े हैं। एंड विद दिस आई डोंट थिंक आप में से किसी के पास कोई डाउट है, आप कोई कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।